अस्सलामुअलैकुम। कहानी अप में आप सबके लिए दीदा और दिलफर शेरा, एक कंप्लीट नावल आप सबके लिए जिसका नाम है चाहा है तुम्हें, राइटर राशिदा रिफ़त। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर नावल की तरफ चलते हैं। तहरीम भाभी को उनके ख़ानदान का हिस्सा बने जुमा 8 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने इसे अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश कर दी थी। रोशाने को कशफ की ज़ुबानी पता चला कि तहरीम भाभी ने बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी से मशवरा किया है कि वो अपने भाई के लिए रोशाने का रिश्ता पेश करना चाहती हैं। बड़े अब्बू को तो बहू का लाइक फाइक भाई पहले से ही बहुत पसंद था। बड़ी अम्मी की निगाह में भी यह हर लिहाज से आइडियल रिश्ता था। तहरीम भाभी के मिजाज और आदतों की वजह से सभी इन्हें पसंद करने लगे थे। इनका भाई भी यकीनन उन्हीं जैसा होना था, सो किसी को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। मम्मी पापा तो हर मामले में बड़े अब्बू की तरफ देखते थे। वो ख़ानदान के बड़े थे, उनके पेश नज़र सबकी भलाई होती। जब ये रिश्ता बड़े अब्बू ने ओके कर दिया तो समझो पक्का ही हो गया। कशफ बड़े पुरजोश तरीके से रोशाने को घर के बड़ों के दरमियान पकने वाली इस खिचड़ी की बाबत बता रही थी। कल अब्बू जी ने बड़ी और छोटी फुप्पो को बुलाया। रस्मी तौर पर इस ख़ानदानी मीटिंग में ये रिश्ता पेश किया जाएगा। बस फिर समझो तुम ऑफिशियली सादून अहमद की बन जाओगी। मतलब क्या है तुम्हारा? यूँ अचानक पलक झपकते में कैसे? रोशाने का तो सही मायनों में दम खुश्क हो गया। रिवायती लड़कियों की तरह इसे भी मंगनी शादी का बहुत शौक़ था, लेकिन जब वो मरहला पेश आने लगा तो बुरी तरह हवास बाख्ता हो गई। और वो तहरीम भाभी का भाई, वो तो शक्ल से बहुत अक्खड़ मगरूर संजीदा मिजाज लगता है। याद नहीं, भाभी की शादी की तकरीबात में खौफनाक हद तक संजीदा था। हमने तो ये बात आपस में डिस्कस भी की थी। और तुम ऐसे आदम बेजार शख्स के रिश्ता आने की खबर मुझे ऐसी खुशी से दे रही हो। इसकी शक्ल याद करके मेरा दम खुश्क हुआ जा रहा है। खुदा ना खास्ता रिश्ता विश्ता पक्का हो गया तो क्या बनेगा मेरा? इतना डैशिंग है भाभी का भाई, थोड़ा सा सड़ियल है तो क्या हुआ? तुम्हारी सोहबत में रहेगा तो खुद ब खुद खुश मिजाज हो जाएगा। इतना अच्छा रिश्ता आने पर तुम्हें तो खुशी से छलांगे मारनी चाहिए। मैं तो ये खबर सुनती दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आई थी। तुमने इतना ठुस रिस्पांस देकर मुझे सख्त मायूस किया। कशफ का जोश भी मान पड़ने लगा था। वैसे तहरीम भाभी को मुझ में नज़र क्या आया जो उन्होंने एकदम से मेरा रिश्ता ही मांग लिया? रोशाने ने कशफ की बात पर ध्यान ही कब दिया। वो तो अपनी सोचों में गुम थी। क्या मतलब है? क्या नज़र आया? इतनी प्यारी हो तुम, खुश मिजाज, खुश लिबास, फिर गुजारे लायक हद तक सलीका मन भी हो। मेरा मतलब है छोटी मामा की डांट डपट पर मारे बांधे घर के काम भी कर लेती हो। आजकल की लड़कियों वाली तेज़ी तर्रारी भी नहीं। और क्या चाहिए तहरीम भाभी को? कशफ ने अपना माहिराना तज्जिया पेश किया था। ये सब खसूसियात मुझसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। फिर तहरीम भाभी को अपनी सगी नंद के बजाय रिश्ते की नंद ही क्यों पसंद आई? रोशाने ने नया नुक्ता निकाला। इस बात पर कशफ ने इसे खाने वाली निगाहों से देखा। कैसी सहेली हो, दोस्त के दिल का हाल जानते हो भी ऐसी बात कर दी। कशफ का सदमा फितरी था। मैं दोस्त हूँ ना, मुझे खूब पता है तुम्हारे दिल का हाल। तहरीम भाभी को तो नहीं पता ना आखिर उनके दिल में तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आया? रोशाने ने पुरसोच अंदाज में गोया हुई उससे। अच्छा ही है नहीं आया। कोई ऐसा वैसा ख्याल उनके दिल में? कशफ को इस ख्याल से झुरझुरी आ गई थी। बड़ी फुप्पो के देवर का बेटा अयाज, जो कशफ का क्लास फेलो भी था, कशफ को पसंद करता था। एक तवील अरसे तक इसने उसे चुपके चुपके चाहा था, लेकिन चंद माह पहले उसने कशफ को अपनी दिली वारदात से आगाह कर दिया था। कशफ दिल ही दिल में खूब मसरूर हुई, लेकिन एक मशरकी लड़की होने की हैसियत से उसने बहुत संजीदगी से अयाज को बावर करवा दिया कि फ़ैसले उसके वालिदैन के करने के। बस मेरे हाथ में डिग्री आ जाए तो अम्मी अब्बा को तुम्हारे घर भेजना अच्छा भी लगूँगा। तुम्हें हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर बताया कि लड़कियों के रिश्ते होते देर नहीं लगती। अगर मुझसे पहले कोई और उम्मीदवार सामने आ गया तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। बस तुमसे इतनी सी फेवर दरकार है। अयाज ख़ुद यूनिवर्सिटी में राह रस्म बढ़ाने के हक़ में न था। कशफ ने इसकी बात सुनकर इकरार में सर हिला दिया था। इसे अपना वक़ार अजीज़ था और अयाज को ये पुरवकार सी लड़की 100 दिन के बाद बात तो बज़ाहिर ख़त्म हो गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की पुरवकार सी लड़की अपनी हमजोली के सामने हाल दिल खोल कर रख देती थी। अयाज अगर इसके इश्क में गोडे गिट्टों तक डूबा था तो इसका रोम रोम भी अयाज अयाज पुकारता था। रोशानी छेड़ छेड़ कर इसका नाक में दम कर देती थी। क्या खबर थी कि जल्दी कशफ को भी इसे छेड़ने का माकूल बहाना मिल ही जाएगा। अगले दिन छोटी फुप्पो और बड़ी फुप्पो दोनों ख़ानदानी मीटिंग में शरीक होने पहुंच गई थी। बड़ी फुप्पो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल थीं।
3 बेटियों की माँ और तीनों ही खैर से शादीशुदा थीं। कशफ और रोशानी की बेतकल्लुफ़ी छोटी फुप्पो से थी। उनके गोलू मोलू से 2 बेटे रेयान और फ़ारान ननियाल में सबके लाडले थे और ख़ास तौर पर अपनी आपियों के। कशफ और रोशानी दोनों इनके खूब लाड उठाती थीं। रोशानी मम्मी पापा की इकलौती औलाद थी। माँ बाप की लाडली तो थी ही, बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू यानी ताया ताई, वो भी इसको अपनी इकलौती बेटी कशफ जितना ही चाहते थे। यही वजह थी जब इनकी बहू ने अपने लायक फ़ाइक भाई के लिए रोशानी का रिश्ता मांगा तो बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू के दिल में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया कि तहरीम ने रोशानी के बजाय कशफ का नाम क्यों ना लिया। तहरीम को ख़ानदान का हिस्सा बने चंद माह हुए थे। वो बड़ी अम्मी की पसंद थी। सादा मिजाज हंसमुख से ओवैस भाई ने शादी का शोबा कुल्ले तौर पर माँ के सपुर्द कर रखा था। रोशानी को तो ओवैस कशफ जितना ही चाहते थे। एक बार बड़ी अम्मी ने बेटे के सामने सरसरी सा जिक्र कर दिया कि घर की बच्ची घर में ही रह जाए तो इसमें क्या कबाहत। ओवैस इस तजवीज़ पर इस बुरी तरह बिगड़े कि बड़ी अम्मी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। बहू की तलाश शुरू की तो एहसास हुआ कि यह काम हरगिज़ इतना आसान नहीं। बहू का ताल्लुक़ ऐसे घराने से हो जो ज़ाहिरी इल्म के अलावा शऊर की दौलत से माला माल हो। ओवैस की शादी मसला बन चुकी थी। फिर छोटी फुप्पो की मेहरबानी से ये मार्का सर हुआ। तहरीम उनके गोलू मोलू की टीचर थी। रेयान और फ़ारान जैसे शरारती बच्चे जो किसी क्लास टीचर के काबू में ना आते थे, तहरीम की क्लास में आए तो चंद दिनों में नाकाबिले यकीन हद तक सुधर गए। पढ़ाई में तो बेहतरी आई सो आई। वो तमीज़ तहजीब भी सीख गए थे और ये सारा क्रेडिट इनकी प्यारी टीचर तहरीम के सर जाता था। एक बार छोटी फुप्पो के ज़रख़ेज़ जहन में ये ख्याल आया कि इस कामनी सी लड़की का बायोडाटा मालूम करने में क्या हर्ज है। अगर कहीं बात पक्की ना हुई हो तो इनके शहजादों जैसे भतीजे के साथ क्या ज़बरदस्त जोड़ बनेगा इसका। बस ये आइडिया दिमाग में आने की देर थी, वो अपने मिशन पर लग गईं। तहरीम के वालिदैन हयात ना थे। एक बड़ी बहन शादीशुदा और बैरून मुल्क मुक़ीम थी। तहरीम अपने भाई के साथ रहती थी। भाई जो इससे 1.5-2 बरस बड़ा ही होगा, वो भी ताहाल गैर शादीशुदा था। बड़ी अम्मी ने तहरीम को देखा तो पहली निगाह में कबूलियत बख्श दी। रिश्ते के मामला तय करने के लिए तहरीम की खाला और मलेशिया मुक़ीम इसकी बड़ी बहन से वीडियो कॉल पर रब्ता किया गया। यहाँ ओवैस में भी किस चीज़ की कमी थी। इन लोगों ने दिल की तसल्ली के लिए हर मुमकिन तहकीक करवाई, फिर खुशदिली से रिश्ता कबूल कर लिया। आगे के मरहले इससे भी ज़्यादा बर्क रफ्तारी से तय हुए और बहुत जल्द ओवैस के संग रुखसत होकर यहाँ आन बसी। रोशानी और कशफ ने भाई की शादी में अपने खूब ही अरमान निकाले। बड़ों की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई तो कशफ और रोशान ने अंदर की मालूमात के हसूल के लिए छोटी फुप्पो के सर हो गईं। हम सब दिलो जान से इस रिश्ते पर मुत्तफ़िक हो गए। बस अगले हफ्ते लड़का बर दिखावे के लिए आ रहा है। वो एक रस्मी सी कार्रवाई होगी। यूँ समझो रिश्ता तो तकरीबन तय हो गया। छोटी फुप्पो ने मुस्कुराते हुए लाडली भतीजियों को आगाह किया। कशफ अपनी हवन्नक शक्ल बनाए सहेली से लिपट कर इसे छेड़ने लगी थी। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी में आया आज़मा का पाकर इसके पास चलाया। प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए कशफ। जी कहिए। इसके अंदाज़ पर हैरान हुई थी। मेरी मम्मी आज ताई अम्मा से मेरे और आपके मुतालिक बात कर लेंगी और हो सकता है कल ही मम्मी और बाबा आप लोगों के घर आ जाएं। बस आपसे फ़कत ये शिकवा है कि आपने मुझे बर वक्त आगाह ना किया। वो बहुत शाकी लहजे में मुखातिब था। कशफ ने नासमझी से इसे देखा। बड़ी फुप्पो इसकी ताई अम्मा थी तो यानी इसने अपनी मम्मी को अपनी पसंद बता दी और इसकी मम्मी ने अपनी जिठानी से बात कर ली। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, लेकिन इसका शिकवा। कल ताई अम्मा आप लोगों की तरफ आई थी, कह रही थी भतीजी के रिश्ते का मामला है। मैं तो सुनते ही बहुत परेशान हो गया। फ़ौरन मम्मी को एतमाद में लिया। मम्मी तो अयाज जाने आगे क्या कह रहा था। कशफ के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मामला समझ में आ गया। कल बड़ी फुप्पो वाकई हमारी तरफ आई थी और मामला उनकी भतीजी के रिश्ते का ही था, लेकिन इत्तफाक से वो भतीजी मैं नहीं थी। रोशान ने मेरी कज़न, आप जानते हैं ना, इंग्लिश डिपार्टमेंट में होती है, इसका प्रपोज़ल ज़ेरे गौर था। कशफ ने तफसीली वजाहत दी। अयाज ने शुक्र का कलमा पढ़ा। इसके हवास बहाल हुए थे। चलें खैर, मेरे मम्मी बाबा तो अब आपके घर 1-2 दिन में आ रहे हैं। डिग्री और नौकरी के इंतज़ार की हिमाकत नहीं करने वाला मैं। कल कला को कोई आपका रिश्ता लेकर भी आ सकता है। जब तक मुझे मनपसंद जॉब नहीं मिलती मैं बाबा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दूँगा। और ताई अम्मा का वोट तो यकीनन मेरी तरफ ही होगा। उम्मीद तो यही है कि आपके घर वालों को नाचीज़ को मुस्तरद करने का कोई जवाज़ ना मिलेगा। आगे मेरी किस्मत। अयाज धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोला। कशफ ने भी मुश्किल से मुस्कुराहट छुपाई। ज़रा देर पहले नाचीज़ की जिस तरह हवाइयाँ उड़ी हुई थी अब वो खासा पुरएतमाद लग रहा था। इसके कहे के मुताबिक 2 दिन बाद ही उसके वालिदैन रिश्ता लेकर आन पहुँचे थे।
अगर सादून का रिश्ता घर की बात थी तो अयाज का तो बिल्कुल ही घर की बात थी। वो बड़ी फुप्पो के देवर का बेटा था, बिल्कुल देखा भाला ख़ानदान। खुद अयाज के मुतालिक फुप्पो की राय बहुत मस्बत थी और वो जिसकी वो तारीफ़ करें तो बंदा वाकई तारीफ़ के ही लायक होता था। अयाज की मम्मी ने तो रिश्ता पेश करने के साथ ही कशफ की उंगली में अपनी ख़ानदानी अंगूठी भी पहना दी। बड़ी अम्मी तो जवाब के लिए रस्मी मोहलत लेना चाह रही थी, लेकिन जब शौहर ने खुश दिली से रिश्ता कबूल करने का इंदिया दे दिया तो उन्होंने भी मज़ीद पसो पेश करना, कुफरान नेमत जाना और अयाज की मम्मी को अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेनी दी। कशफ, आप लोगों के घर हमारी अमानत है, जब आप लोग हुक्म करेंगे हम अपनी अमानत लेने आ जाएंगे। सच्ची बात तो यह है कि फ़ायका, हमें कशफ की शादी की तो कोई जल्दी भी नहीं थी। सादून अकेला है, तहरीम की शादी के बाद बेचारा घर संभालने की कोशिश में हलकान हुआ रहता है। 2-3 महीने बाद रोशानी की शादी का इरादा है। अब दोनों बच्चियों की इकट्ठी शादी तो हमारे लिए मुश्किल होगी, हमारा तो घर ही सोना हो जाएगा। बड़ी अम्मी ने दिल की बात की। फ़ातिमा बाजी, सच पूछें तो हमें भी अयाज़ की शादी की बहुत जल्दी है। अयाज़ हमारा इकलौता बेटा है, पढ़ाई का सिलसिला तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अयाज़ के बाबा की तो हमेशा से ख्वाहिश है कि वो ख़ानदानी कारोबार में हाथ बटाए। आप लोग जानते हैं माशाअल्लाह चलता हुआ कारोबार है हमारा। अगर आप लोग रोशानी बेटी के साथ ही हमारी कशफ भी हमें दे दें तो हम ममनून होंगे आपके। फिर बाइमी मशवरे से 4 माह बाद शादी की तारीख ठहरा दी गई। अब लड़कियों का पढ़ाई में जी खाक लगना था, ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। रोशानी ने भाभी के खड़ूस से भाई को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। सच तो ये था कि दिल का कागज़ जो पहले बिल्कुल कोरा था, अब इस पर सादून का नाम नक्श हो गया था। लेकिन सादून के खड़ूस होने में अब भी कोई शुबा न था। जब से दोनों की बात बाज़ाब्ता तौर पर तय हुई थी, बड़ी अम्मी और मम्मी इसे दामादों वाला प्रोटोकॉल देना शुरू हो गई थी। इन्हें बेचारे बच्चे पर तरस भी बहुत आता था, जो ज़िंदगी के दिन तन्हा काट रहा था। ख्याल रखने को कोई माँ या बहन नहीं थी। अक्सर इतवार को मम्मी कुछ अच्छा पकाती तो तहरीम से कहती कि वो भाई को भी खाने पर मदू कर ले। 1-2 बार कशफ को भाभी की टेलीफोनिक गुफ्तगू सुनने का इत्तफाक हुआ तो यकतरफा गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि मौसूफ़ इन ज़बरदस्ती की दावतों से ठीक ठाक आजिज़ आ गए हैं। तहरीम भाई की मिन्नत करती, थोड़ी देर के लिए सही पर आ जाए। तहरीम भाभी पर मुझे तो बहुत तरस आता है, बेचारे को अपने भाई की इतनी मिन्नत करनी पड़ती है, फिर वो आने पर राज़ी होते हैं। छोटी मम्मी को इन्हें रोज़ रोज़ नहीं बुलाना चाहिए। कशफ ने रोशानी को मुखातिब किया, तो ये बात उन्हें समझाओ ना। रोशानी के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई थी। अभी 10 दिन पहले सादून को कीमा भरे करेले खाने के लिए मदऊ किया गया था। मम्मी शौहर की फरमाइश पर कीमा भरे करेले बना रही थी और तहरीम भाभी के मुंह से निकल गया, ये सादून की फेवरेट डिश है। मम्मी की ममता जोश में आई, सादून को खाने पर बुला लिया। यह और बात के रोशानी को भी किचन में खपना पड़ा और चिकन हांडी के साथ वेजिटेबल राइस और फिरनी भी बनानी पड़ी। इत्तफाक से छोटी फूफो भी मैके आई हुई थी। खाने के बाद जब सादून मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन यानी बड़ी अम्मी, मम्मी और छोटी फूफो के नरगे में था, रोशानी और कशफ अपनी दिल पसंद मशगले यानी चुपके चुपके ताक झांक में मसरूफ़ थी। छोटी फूफो के रेहान को प्यारी आपियों के यूँ बाहर खड़े रहने पर बड़ा तरस आया। मम्मा, आप लोग रोशनी आपी, कशफ आपी को भी अंदर बुलवा लेना, कब से वहाँ खड़ी झांक रही हैं। रेहान ने इंतहाई मासूमियत से माँ को मुखातिब किया। छोटी फूफो सटपटा कर रेहान से फ़ारान के मुतालिक दरियाफ्त करने लगी। रोशानी और कशफ भी बौखला कर वहाँ से हटी, लेकिन रोशानी इस घबराहट के आलम में भी सादून के चेहरे के तासुर जांचे बिना रह नहीं पाई। कोई और होता तो मंगेतर की इस मासूम अदा पर ज़ेर लब मुस्कुरा ही देता, लेकिन इसका चेहरा सपाट का सपाट ही रहा था। उस दिन के बाद इसने सादून की मौजूदगी में कभी ताक झांक की कोशिश ना की। पता नहीं ये शख्स इतना मगरूर बेनियाज क्यों दिखता था। सब बड़े इसको मतानत और बुर्दबारी पर फ़िदा थे और रोशानी कोई संजीदगी बेजारी लगती थी। शादी की तैयारियों में तहरीम भाभी इसकी पसंद नापसंद को भरपूर अहमियत दे रही थी। तमकनत बाजी का इतनी जल्द दोबारा पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो भी टेलीफोन पर मुस्तकिल राब्ते में थी और रोशानी पर सदके वारी होती रहती थी। निगत खाला जो भाभी की सगी खाला थी, जिस तरह भांजी की शादी में पेश थी, अब भांजे की शादी में भी इतनी दिलजमी से हिस्सा ले रही थी। सबके सब बहुत पुरखलूस और मिलनसार लोग थे। जाने सादून अपने घर की जुमला ख़वातीन से इतना मुख्तलिफ क्यों था। फिर एक दिन निगत खाला के साथ उनकी बेटी भी आई। इस तरहदार हसीना को रोशानी तहरीम भाभी की शादी में भी 1-2 बार देख चुकी थी। वो बला की हसीन थी, मुनासिब दिलकश सरापे और दराज कद के साथ सहर अंगेज़ शख्सियत की मालिक थी। इसकी ड्रेसिंग भी लाजवाब होती थी। कशफ को तो वो कोई मॉडल गर्ल ही लगती थी। अंबर को भी शायद अपनी खूबसूरती सहर अंगेज़ शख्सियत का भरपूर अदराक था।
اسی لیے اس پر جب حسن دیتا ہے خدا تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ یہی کہاوت فٹ بیٹھتی تھی۔ نگہت خالہ جتنی وضعدار اور ملنسار خاتون تھی، بیٹی ماں کے بالکل برعکس۔ کشف اور روشانی کو تو حیرت ہوتی تھی جب انہوں نے نوٹ کیا کہ تحریم بھابھی کے ساتھ ان کی کزن کی بے تکلفی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تحریم بھابھی نے خالہ کے ساتھ امبر کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سرد مہری سی چھا گئی۔ امبر کو اس سے کوئی سروکار ہی نہ تھا، بہت گہری نگاہوں سے روشانی کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے ہماری بیٹی، خیر سے کہیں بات طے ہے؟ بڑی امی نے ذہن میں کل بلاتا سوال پوچھ ہی لیا۔ جی آنٹی، آپ اطمینان رکھیں، جواب نگہت خالہ کے بجائے امبر نے خود دیا تھا، اور اس جواب پر ڈرائنگ روم میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ خالہ آپ چائے لینا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تحریم نے اس بوجھل خاموشی کو توڑا، تیکھی نگاہ امبر پر ڈالی جو محفوظ مسکراہٹ لبوں پر سجائی بیٹھی تھی۔ شرمندہ شرمندہ سی نگہت خالہ نے بھی شادی کی تیاریوں کے حوالے سے کوئی بات چھیڑ کر گفتگو کا موضوع بدلا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی ہے امبر، تحریم بھابھی نے بھائی کے لیے سے کیوں نہیں چنا؟ روشانے نے الجھن سہیلی سے شیئر کی۔ یہ کیا احمقانہ سوال ہے روشانے، خود سوچو، جب ہم اویس بھائی کا رشتہ مانگنے گئے تھے تو تمہیں دیکھ کر کسی نے کیوں نہ پوچھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے ہوتے ہوئے باہر رشتہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کزنز میں فقط دوستی یا بہن بھائی والا رشتہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور ویسے بھی یہ لڑکی تو شکل سے اتنی مغرور سے لگ رہی تھی، تحریم بھابھی وغیرہ پاگل تھے جو اکلوتی بھابھی اسے بناتے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا، بھابھی تو اسے بالکل لفٹ بھی نہیں کروا رہی تھی، انہیں تو اس کی آمد ہی ناگوار لگ رہی تھی۔ کشف کے کہنے پر روشانے نے ہنکارا بھرا تھا۔ ہاں شاید تم ٹھیک ہی کہتی ہو۔ کشف کی بات سے اتفاق کے باوجود اس کا دل کچھ بے چین سا ہو گیا تھا، اور آئندہ آنے والے وقت نے اس کے خدشات کو سچا ثابت کر دیا تھا۔ ایاز نے کشف کی سالگرہ پر قیمتی پرفیوم اور پھول بھیجوائے تھے۔ اب جب شادی میں چند دن ہی رہ گئے، بڑی امی کو تحفہ بھیجنا مناسب نہیں لگا تھا۔ اس لڑکے میں تو متانت نام کو نہیں۔ ابھی ہفتہ پہلے روشانی کی سالگرہ بھی تو گزری ہے، سادون چاہتا تو وہ بھی تو تحریم کے ہاتھ تحفہ بھجوا سکتا تھا، مگر بھائی بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے، ایک ہی ایاز ہے، سونیا کیا تحفہ بھجوا دیا۔ تہمینہ کو پتہ چلے گا تو کیا سوچے گی؟ وہ منخفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ تہمینہ یعنی بڑی پھپھو کی بڑی بیٹی سونیا باجی ایاز کا گفٹ لے کر آئی تھی۔ بیچارہ اس زمانے میں اس سے زیادہ مشرقی لڑکا ہونے کا کیا ثبوت دیتا؟ دونوں کے بیچ ٹیلی فونک رابطہ تک نہیں تھا۔ اپنی بہنوں جیسی سونیا آپی کے توسط سے گفٹ بھیجنے میں کامیاب ہوا تھا، اور بڑی امی کی نکتہ چینی کشف کو ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کیا تھا جو سادون بھائی بھی تمہیں کوئی تحفہ بھجوا دیتے؟ امی کو تو ہر معاملے میں وہی حد سے زیادہ شریف، سمجھدار، بول بات لگتے ہیں۔ ایاز نے برتھ ڈے گفٹ ہی تو بھجوایا ہے، اور امی اتنی خفا ہو رہی ہیں۔ روشانے کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس کی اور کشف کی سالگرہ آگے پیچھے ہی آئی تھی، ابھی پچھلے ہفتے اس کی سالگرہ گزری تھی۔ وقت کو واقعی گویا پر لگ گئے تھے، وہ دن بھی بہت جلد آن پہنچا۔ بارات گو کے مختصر تھی کہ ان کے زیادہ تر ددیالی رشتہ دار بیرون ملک مقیم تھے، فقط نگہت خالہ قریبی رشتہ دار تھے، کچھ دور پار کے احباب، کچھ سادون کے کولیگز اور ان کی فیملیز۔ مہمانوں کی اکثریت رخصتی کے بعد اگلے روز ولیمے کی تقریب میں ملنے کا کہہ کر اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ وہ بھائی کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کر رہی تھی۔ نگہت خالہ سے پوچھ پوچھ کر ساری خاندانی رسمیں ادا کی جا رہی تھیں۔ تحریم بھابھی سے رخصت کروا کر گھر لے گئی تھی۔ ویڈیو کال پر تمکنت باجی بھی اس تقریب میں بھرپور شرکت کر رہی تھی۔ ان کے بچے بھی اتنی پیاری مامی کو دیکھ کر بہت پرجوش ہو رہے تھے۔ ماموں پہلے شادی پر مان جاتے تو تحریم آپی کے ساتھ ہی ان کی بھی شادی ہو جاتی، ہم یہ فنکشن مس تو نہ کرتے۔ اینا کا جی چاہ رہا تھا کہ پر لگا کر اڑتی ہوئی آئے اور اس تقریب میں شامل ہو جائے۔ سادون پہلے مان جاتا تو تمہیں اتنی پیاری مامی کیسے ملتی بیٹا جی؟ یہ تو تمہاری تحریم آنی نے اپنی شادی کے بعد ہی ڈھونڈ دیا نا۔ نگہت خالہ اس پر پیار بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ رائٹ، روشانی مامی اب واقعی بہت کیوٹ، بہت سویٹ ہیں۔ سچ بتاؤں تو میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت برائڈ نہیں دیکھی۔ اینا اپنی مامی پر فریفتہ ہوئے جا رہی تھی۔ تمکنت باجی بھی تحریم بھابھی سے اس کی نظر اتارنے کا کہہ رہی تھی۔ سادی تم کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو؟ اپنی دلہن کے ساتھ دو چار یادگار سے پکسی بنوا لو۔ ذرا دیر بعد ہی جھٹ تحریم بھابھی اور نگہت خالہ جو منظر نامے سے نہیں ہٹی تو کافی دیر سے خاموش بیٹھی امبر نے سامنے سے گزرتے سادون کو پکارا۔ نہیں یار، تھک گیا ہوں اس فوٹو سیشن سے، اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ دونوں کا طرز تخاطب ان کی گہری بے تکلفی کو ظاہر کر رہا تھا۔ آ جاؤ فوراً، نخرے نہ کرو، اس یادگار موقع کی میرے پاس بھی تو کوئی پک ہونی چاہیے۔ اوکے بھائی، اب تم رہ گئی ہو، تم بھی فوٹوگرافر بننے کا شوق پورا کر لو۔ وہ مسکراتے روشانی کے پہلو میں آن بیٹھا تھا۔ بہت خوب، تو یہ شخص مسکراتا بھی ہے۔ اس مسکراتے لہجے نے روشانی کے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔
अंबर ने खटाखट उनकी कई तस्वीरें बना डाली। तुम कब से स्टैचू बनी हुई हो, रिलैक्स हो जाओ, रोशान ने अंबर इससे बज़ाहिर बड़ी अपनायत से बोली थी। रोशान ने खामोशी से इसी पोजीशन में बैठी हुई थी। वैसे सच्ची बात है भाई, मुझे तो पाकिस्तानी दुल्हनों पर बहुत ही तरस आता है। इन्हें तो बस आंखें पटपटाने की ही इजाज़त होती है। कई घंटों तक बेचारियां संगी मुजस्मे की तरह साकित बैठी रहती हैं। अंबर का तमस्खुराना लहजा रोशानी को बुरी तरह सुलगा गया था। इसने चंद लम्हों तक इंतज़ार किया कि पहलू में बैठा शख्स इस लड़की को टोक देगा, मगर शायद इसे इसकी बात इतनी पसंद आई कि वो मुस्कुरा रहा था और अब संगी मुजस्मे में मज़ीद बर्दाश्त की ताब नहीं थी। पाकिस्तानी दुल्हन ने इतने भारी भरकम लिबास और वज़नी ज़ेवरात में अजूबा लगती होंगी, लेकिन इंतहाई दिलकश अजूबा, इसीलिए तो लोगों का देख देख कर दिल नहीं भरता। हाँ, बेचारे दूल्हा का मामला मुख्तलिफ है। कुला और शेरवानी में अक्सर दूल्हा किसी होटल के दरबान लगते हैं, फिर भी बड़े शौक़ से सब ज़ेबतन कर लेते हैं। वो शर्म और झिझक बालाए ताक रखते हुए बोल पड़ी थी। अंबर का कहकहा बेसाख्ता था। तुम्हारी दुल्हन के मुंह में ज़ुबान भी है, जानकर अच्छा लगा सादी, लुत्फ़ लेते हुए बोली थी। तुम्हारी तस्वीरें हो गईं, अब मैं जाऊं? वो खफकी भरे लहजे में बोला और फिर वाकई उठकर चला गया। रोशानी के दिल पर बोझ बढ़ गया। शायद इसे बर्दाश्त से काम लेना चाहिए था। उसके शौहर की निगाहों में इसका पहला तासुर एक ज़ुबान दराज लड़की के तौर पर नहीं होना चाहिए था। वो क्यों अपनी माँ की तरबियत और नसीहत को फरामोश कर बैठी थी। तहरीम भाभी अंदर आई तो रोशानी को देखकर ठिठकी थी। उसके चेहरे पर यकीनन कुछ ऐसा था जो इन्हें चौंका गया था। तुम थक गई होगी रोशानी, आओ चलो तुम्हें बेडरूम में छोड़ाऊँ। दुल्हन बनना आसान कब होता है। वो इसका भारी भरकम लहंगा संभालती उसे बेडरूम में ले जाने लगी। ना उन्होंने अंबर से मदद चाहिए, ना ही अंबर ने अपनी खिदमत पेश की। वो मज़े से टांग पर टांग जमाए बैठी रही। तहरीम इसे नफासत से सजे बेडरूम में ले आई थी। अब आराम करो चंदा, मैं सादी भाई को भेजती हूँ, वो इसे प्यार से कहकर चली गई थी। रोशानी उनके कमरे से निकलते ही उठी थी। ज़रा देर पहले इसके शौहर के सामने से अजूबा डिक्लेयर किया गया था और इसकी मुस्कुराहट ने इस बयान की तायद की थी। वह मज़ीद अजूबा बनी नहीं रहना चाहती थी। सादून काफ़ी देर बाद जब बेडरूम में आया तो वह दुल्हनापे वाले रूप से छुटकारा पाकर सादा सूती लिबास में मलबूस थी। सादून ने इस बारे में कोई इस्तफसार तक ना किया। इसके तर्ज अमल से साफ जाहिर था कि इसे ना तो नई नवेली दुल्हन से कोई सरोकार है और ना वो इससे इस अमल की वजाहत का तलबगार है। वही अजली बेनियाज सर्द सपाट सा अंदाज़। अपनी इस बेतौकीरी पर रोशानी की आंखें पानियों से लबरेज हो गईं। यानी उसके दिल की गवाही सच्ची थी। सादून की बेनियाजी इसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं, बल्कि इस बंधन से बेजारी थी। इस रात इसकी समातों ने ना तो शौहर की कोई प्यार भरी सरगोशी वसूल की थी, ना कोई सत्ताइश भरा जुमला। मुस्तकबिल में साथ निभाने का वादा, न कोई कौलो करार। इसके नसीब में जज्बात और एहसासात से आरी इंसान लिखा गया था, और नसीब से भी कोई लड़ सका है भला। सुबह सवेरे सादून के मुसलसल बजते मोबाइल से रोशानी की आंख खुली थी। वो बेखबर सो रहा था। जब तीसरी बार फ़ोन बजा तो इसने सादून को कंधा पकड़कर हिलाया। इतने में फ़ोन बजकर खामोश हो चुका था। आपके मोबाइल पर बार बार किसी की कॉल आ रही थी। सादून ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसे देखा तो इसने फ़ौरन जगाने की वजह बयान कर डाली। इसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। इतने में फ़ोन दोबारा बजा था। क्या मुसीबत है तहरीम, क्यों सुबह सवेरे जगा रही हो? खफगी भरे अंदाज में मुखातिब हुआ था। हाँ भाई, जाना है तो जाओ, मैं कब रोक रहा हूँ, बेजारी से गोया हुआ। दूसरी जानिब तहरीम ने जाने क्या कहा था। तो ठीक है यार, जाओ तुम अपनी नंद के यहाँ नाश्ता लेकर। मैं तो तुम्हें रात को भी कह रहा था कि तुम्हारे घर को तुम्हारी ज़रूरत है। अपनी वहाँ की जिम्मेदारी निभाओ, बिला वजह की टेंशन लेकर इधर से उधर चक्कर काट रही हो। वो अब रसानियत भरे अंदाज में गोया हुआ था। तहरीम ने आगे से कोई और बात की थी, जिसके जवाब में मज़ीद झुंझलाया था। अरे बाबा, कहा है ना, तुम यहाँ की टेंशन ना लो, ना ही यहाँ दोबारा नाश्ता लेकर आने की ज़रूरत है। तुम जानती हो मैं नाश्ते में फ़क़त 2 स्लाइस और चाय का 1 कप लेता हूँ। रोज़ बनाता हूँ, आज भी बना लूँगा। नहीं, मैंने कह दिया, दोबारा आने की जहमत ना करना। आज वैसे भी तुम्हारी सख्त रूटीन होगी। शाम को तुम्हारी नंद के वलीमे का फंक्शन है, कल हमारा वलीमा होगा। कल भले से सुबह सवेरे पहुँच जाना। अब ख़ुद भी सुकून करो और मुझे भी सुकून करने दो। अरे हाँ बाबा, फ्रिज में पड़ा है सब कुछ, रोशानी का जो जी करेगा वो खा लेगी, वरना मैं बाज़ार से ला दूँगा, बस, या कुछ और। वो चिढ़ कर बोला था। तहरीम ने फ़ोन बंद किया तो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। रोशानी की नींद उड़ चुकी थी। इसका जी चाहा वो फ़ौरन कमरे से निकले और तहरीम भाभी के साथ ही घर चली जाए। तहरीम नाश्ता लाने का कह रही थी, मैंने मना कर दिया। हिमाकत है,
बजाय इसके कि यहाँ नाश्ता तैयार करके चली जाए, वापस अपने घर जाएगी, वहाँ से नाश्ते के लवाजमात लेकर आएगी। सादून ने इसे मुखातिब करके गुफ्तगू का खुलासा सुनाया था। ये हिमाकत नहीं है, इसे रस्म कहते हैं। नाश्ता मैके से ही आता है। धीमे लहजे में कहे बिना रह ना पाई, क्या रखा इन फजूल की रस्मों में? अगर तुम्हारा दिल अपने मैके का नाश्ता करने को कर रहा है तो मैं तहरीम को रोकता हूँ। फटाफट तैयार होकर इसी के साथ चली जाओ। शाम को तुम्हारे कज़न का वलीमा है, मैं भी डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाऊँगा। सादून के ज़रखेज़ जहन से क्या आइडिया बरामद हुआ था, रोशाने ने तायद या तरदीद के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी थी। इसे जवाब का कब इंतज़ार था। करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। तुम भी सो जाओ, इतनी जल्दी जाकर क्या करोगी? वो शायद सोने का बहुत शौकीन था, जब इसे भी मुफ्त मशवरे से नवाजा। घर में कोई और है, मेरा मतलब है मेहमान वगैरह? रोशाने ने झिझकते हुए पूछा। मेहमान तो कल भी कब थे, बस खाला और अंबर थी। उनका भी ड्राइवर लेने आ गया था। तहरीम बिला वजह रुकी थी। हालांकि मैं तो इसे भी कह रहा था कि चली जाए, रात को ही चली जाती तो अब सुबह सुबह नींद तो ख़राब ना करती। तौबा है, अब बंदा ऐसा भी नींद का क्या रसिया, रोशाने ने दिल में सोचा था। अजरा 10-11 बजे से पहले नहीं आती, इसके दरवाज़ा बजाने से पहले कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो जाओ सुकून से। आंखें मूंदे इसे भी सोने की बराबर तलकीन कर रहा था। कौन अजरा? नया नाम सुनकर रोशाने को दरियाफ्त करना ही पड़ा था। हमारी मुलाजमा और कौन यार? अब वो कदरे झुंझला गया था। रोशान एक पल को खामोश हो गई। वो मोहब्बत भरे अंदाज में न सही, झुंझलाए हुए अंदाज में ही सही, बेतकल्लुफ़ी बरत गया था। आप सो जाएं सुकून से, मैं फ़्रेश होकर बाहर जा रही हूँ। वैसे भी मेरी एक बार आँख खुल जाए तो दोबारा नींद ही नहीं आती, रोशाने ने रसानियत भरे अंदाज में कहती इसके पास से उठ गई थी। सादून ने तो यकीनन सुकून का सांस ही लिया होगा। वो ताज़ा दम होकर कमरे से बाहर निकली। घर में वाकई कोई ना था। तहरीम जा चुकी थी। पता नहीं तहरीम भाभी को लेने उवैस भाई आए थे या बड़ी अम्मी ने ड्राइवर भेजा होगा। इसे इस पल सब घर वाले बड़ी शिद्दत से याद आए थे। घर में भी तो इन दोनों की कमी कितनी शिद्दत से महसूस की जा रही होगी। वो और कशफ, बड़े अब्बू के बकौल घर की सारी रौनक इन दोनों के दम से ही थी, और यह वक्त घर में वैसी बड़ी रौनक वाला होता था। नाश्ते की मेज़ पर सब इकट्ठे होते। बड़े अब्बू अखबार की सुर्खियाँ बावाज़े बुलंद पढ़ते थे। फिर सब घर वालों के तबसरे होते। घर में सियासी वाबस्तगी रखने वाले 2 ग्रुप थे। बड़े अब्बू, डैडी और रोशाने एक साइड पर होते, जबकि मम्मी, बड़ी अम्मी और उवैस भाई दूसरी तरफ। कितना मज़ा आता था जब सब मिल बैठते थे। रोशाने को इस पल सब इतनी शिद्दत से याद आए कि आंखें भीग गईं। इतने में पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ी। सादून था जो ज़रा बेजारी से इसकी तरफ इसका मोबाइल बढ़ा रहा था। ये तुम बेडरूम में ही भूल आई, शायद तुम्हारे घर से फ़ोन आ रहा था। रोशाने ने बेकरारी से देखा। मम्मी के नंबर से 2 मिस्ड कॉल थी। इसने फ़ौरन कॉल मिलाई। सलाम दुआ के तबादले के बाद मम्मी ने छोड़ते ही नाश्ते का पूछा। उवैस और तहरीम कशफ के यहाँ नाश्ता लेकर गए हैं। तुम्हारी छोटी फुप्पो फुप्पा तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तुम लोग जाग गए हो ना? वो पूछ रही थी। रोशाने ने मोबाइल कान से हटाकर धीरे से सादून को मुखातिब किया। मम्मी कह रही हैं छोटी फुप्पा नाश्ता लेकर आ रही हैं। और इस ज़रा सी बात पर मौसूफ़ के पहले से बिगड़े तेवर मज़ीद बिगड़ गए थे। हद होती है भाई, लगता है नाश्ते के सिवा दुनिया में कोई दूसरा मसला ही नहीं। वो बुड़बुड़ाया था, साथ ही हाथ के इशारे से मना भी कर दिया। मम्मी नाश्ते का तकल्लुफ़ रहने दें, सादून ने मुझे नाश्ता करवा दिया है। इसने फर्राटे से झूठ बोला, फिर 1-2 बातें मज़ीद करके इन्हें मुतमईन किया। सादून के पेशानी के बल कम हुए थे। कॉल मुनक़ता हुई तो इसने किचन की सिमत इशारा किया। हाँ, किचन में हर चीज़ मौजूद है, अपनी मर्ज़ी का नाश्ता करो, मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, आइंदा कमरे से बाहर निकलते अपना सेल फ़ोन हमरा रखा करो। मतलब क्या है आपका कि मैं सोने जा रहा हूँ? मैं एक दिन बल्कि एक रात की दुल्हन हूँ, खुद नाश्ता बनाऊँगी क्या? रोशाने ने हैरत से आंखें फाड़ी थी। अपनी किस्मत पर रोना भी आया, पर इस शख्स के तेवर देखकर दिल में तहैया किया कि भले से मोहब्बत मिले ना मिले, लेकिन वो हर पल हर घड़ी इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएगी। नई नवेली दुल्हन अगर ब्रेड पर जैम लगाकर खा लेगी तो इसके दुल्हनापे को हरगिज़ कोई गुज़र नहीं पहुँचेगी। तीखे तेवरों से बोला था, जैम ब्रेड मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता, मैं प्रॉपर नाश्ता करती हूँ। इसके तीखे तेवरों से खाइफ हुए बना वो मज़े से बोली थी। और ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट क्या होता है बाय द वे? खशमगी अंदाज में बोला। ऑमलेट, पराठा और साथ कड़क सी चाय, मेरा मतलब है स्ट्रॉन्ग टी। और हाँ, हमारी फैमिली में कोई भी नींद का धनी नहीं, सब ही सुबह सवेरे उठने के आदी हैं।
और बस जब एक बार उठ गए तो अगला काम मज़ेदार नाश्ते का ही होता है। और मैं तो भूख के मामले में वैसे ही बहुत कच्ची हूँ और इस वक्त भी मुझे ज़ोर की भूख लग रही है। प्लीज़ नाश्ता जल्दी बनाइए। मतलब क्या है तुम्हारा? सादून तो इस फरमाइश पर हक्का बक्का ही रह गया था। मतलब तो मुझे आपसे पूछना है, अगर आपने मुझे नाश्ता नहीं करवाना तो मेरे घर वालों को नाश्ता लाने से किस खुशी में मना किया? मैं मम्मी को कहती हूँ वो छोटी फुप्पो के हाथ भिजवा देती हैं नाश्ता। रोशाने ने मोबाइल वाला हाथ ऊपर किया। मुझे पराठा वराठा नहीं पकाना आता, आमलेट बना देता हूँ तो सेक देता हूँ, न रूठेपन से बोला। एक कप चाय भी? रोशाने ने पराठे पर इसरार मुनासिब न जाना था। वो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता किचन की तरफ बढ़ गया था। रोशाने लाउंज में आकर बैठ गई। 15 मिनट बाद पटखने के अंदाज इसके सामने नाश्ते की ट्रे रखी गई थी। ये सिर्फ आज के लिए था, कल से नाश्ता करो ना करो ये तुम्हारा दर्द सर होगा, मेरा नहीं। जैसा आपका मिजाज है ना, जला भुना सा, वैसे ही आपने आमलेट बनाया। मैं आज तो जहर मार कर रही हूँ, मगर आइंदा आपके हाथ का बना नाश्ता करने का सोचूंगी भी नहीं। सो बेफिक्र हो जाएं। रोशाने ने इसके रोब में न आने का तहैया कर लिया था। वो इसे घूरता वहाँ से चला गया। चंद लम्हे खामोशी से बैठी रही। खुद साख्ता हिम्मत और एतमाद बस इतनी देर के लिए था। अब हाथ पांव अजीब ठंडे ठंडे से हो रहे थे। भूख का कतन कोई एहसास न होते हुए भी इसने ट्रे अपनी जानिब खिसकाई तो ये थी इस घर में इसकी शादीशुदा ज़िंदगी की पहली सुबह। आंखों का फर्श गीला होने लगा था। फिर गहरा सांस खींचते हुए इसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की और नाश्ता करने लगी थी। रात कशफ का वलीमा था। शर्माई लजाई सी कशफ पर अजीब ही रूप चढ़ा था। अयाज की वालहाना निगाहें भी मुसलसल इसका तवाफ़ कर रही थी। इन दोनों को देखकर रोशाने को अजीब कम मायगी का एहसास हुआ। इसने दिल ही दिल में ख़ुद को सरजनिश की कि वो जान से प्यारी सहेली को खुश देखकर जेलस हो रही है, मगर अंदर से जवाब आया कि वो तो अपनी सहेली की दायमी खुशियों के लिए सदक दिल से दुआ गो है। यह अजीब बेबस कर देने वाली कैफियत तो सादून के रवैये की वजह से है। आज तहरीम भाभी ने इसे शहर के मशहूर पार्लर से तैयार करवाया था। आखिर वो भी एक दिन पुरानी दुल्हन थी। वलीमे का फंक्शन कल मुनक्किद होना था, लेकिन कशफ के ससुराल में भी सब इसे देखने और मिलने के मुतमन्नी थे। हर किसी ने इसके लिबास और इसकी तैयारी को खुले दिल से सराहा था। सबके बकौल बेतहाशा हसीन लग रही थी, लेकिन जिन निगाहों में वो अपने लिए सताइश देखने की मुतमन्नी थी, वो निगाहें इसकी जानिब मुतवज्जा ही न थीं। वो जाने किससे अपने सेल फ़ोन पर महवे गुफ्तगू था। लबों पर धीमी मुस्कान भी बिखरी थी। रोशाने का दिल किलस कर रह गया। फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ तो बड़ी अम्मी और मम्मी ने ख़ानदानी रिवाज के मुताबिक कशफ को साथ ले जाने की बात की। अयाज ने निगाहों में माँ की मिन्नत की। इसकी मम्मी ने बड़ी फुप्पो की सिफारिश का सहारा लिया। तय ये पाया कि अगले दिन दूल्हा खुद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर ससुराल पहुँच जाएगा। अगर तुम्हारा मूड है तो तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो। सादून ने इसके कान में सरगोशी की। रिवाज के मुताबिक वलीमे के बाद दुल्हन अपने दूल्हा के हमरा मैके जाती है और हमारा वलीमा कल है। मैं कल घर जाऊंगी और आपको साथ लेकर जाऊंगी, तैयारी रखिएगा। जब इसने रोशाने का जी जलाया तो वो क्यों इसका दम खुश्क न करती। खफगी भरे अंदाज में वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। रोशाने ने कशफ से अलविदाई मानका करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। वलीमे की तकरीब में अंबर की सज धज देखने के लायक थी। रोशाने ने नोट किया कि वो पूरी तकरीब में इसके अलावा अगर कोई अंबर से खाइफ है तो वो तहरीम भाभी हैं। सादून ज़रा देर के लिए अंबर के पास खड़ा हुआ था, लेकिन तहरीम भाभी ने फ़ोटो सेशन का बहाना बनाकर भाई को फिर से स्टेज पर घसीट लिया। मेहमानों की मौजूदगी के लिहाज में वो तहरीम की बात मानने पर मजबूर था। और फिर तहरीम भाभी खुद सारा वक्त स्टेज पर भाई की गिरद मंडलाती रही थी। अंबर तकरीब अधूरी छोड़कर चली गई तो उन्होंने सुकून का सांस लिया। रोशाने की ज़ेरक निगाहें सब महसूस कर रही थीं। तकरीब के इख्तिताम पर रोशाने घर जाने के लिए बेकरार हो गई। इसके बला से सादून जाता या नहीं, बस वो अब अपने अपनों के दरमियान जाना चाहती थी। इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वापसी के सफ़र में सादून भी बिना कहे इसके हमरा था। ऐसे ही तो वो बड़ी अम्मी और मम्मी की गुड बुक्स में शामिल न था। मुहज़्ज़ब, वज़ेदार, फर्माबरदार दामाद वो इसके खूब वारिस सदके जा रही थी, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि इस मुहज़्ज़ब और फर्माबरदार शख्स के तीखे तेवर उनकी लाडली को तन्हाई में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। क्या स्टूपिड रस्म है, दूल्हा को भी ससुराल में रात गुजारनी है। मैं इन लेट नाइट फंक्शंस की वजह से पहली बहुत थका हुआ हूँ और अजनबी जगह पर मुझे वैसे भी नींद ही नहीं आती। तो किसने कहा था साथ आएँ? चले जाते अपने घर। मैं भी अपने घर सुकून हासिल करने ही आई हूँ। क्या खबर थी यहाँ भी आपके नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। रोशान ने तुनक कर बोली थी।
तुम्हारी तहरीम भाभी की कार फरमाई है, मेरी फ़कत यह मजबूरी है कि मेरी बहन का ससुराल ही है। मुरव्वत निभानी पड़ती है, लेकिन मुरव्वत निभा कर आजिज़ आ गया मैं तो। तलखी से कहता करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगा। रोशानी अपनी जगह साकित बैठी थी। चंद लम्हों बाद अजनबी जगह पर नींद ना आने का दावा करने वाला गहरी नींद सो चुका था, जबकि रोशानी की रात आंखों में कटी थी। शादी के बाद दावतें शुरू हो चुकी थी। मैके की तरफ से बहुत सी दावतें कशफ की वजह से अल्तवा का शिकार थीं। कशफ और अयाज हनीमून के लिए शुमाली इलाका जा चले गए थे। वो लौटे तो दावतें फिर से शुरू हो गई। सादून इन दावतों से उकताया हुआ था, लेकिन गनीमत था कि दावतें अटेंड कर रहा था और मेज़बानों के घर जाकर मसनूई खुशदिली का इजहार भी कर लेता। हाँ, आज का डिनर निगत खाला की तरफ था। इसके मिजाज में खुद ब खुद बशाशत दर आई थी। यह और बात के रोशाने का वहाँ जाने का कतई मूड ना था। सादा पुरखलूस मिलनसार सी निगत खाला से तो इसे कोई मसला नहीं था। वो तो इसे खासी अच्छी लगने लगी थी। जाने उनकी मगरूर बदलिहाज सी बेटी मिजाज और आदतों में माँ से इतनी मुख्तलिफ क्यों थी। आज अपनी तैयारी पर इसने मामूल से ज़्यादा तवज्जो दी थी। पता नहीं अंबर के बेपनाह हुस्न से खाइफ थी या शौहर की निगाहों में इसे देखकर जो चमक उभरती वो इसे अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला कर देती थी। वो आज की दावत में अंबर के सामने फीका ना पड़ना चाहती थी। अपने जहेज़ का सबसे कीमती और महंगा लिबास ज़ेबतन करके इसने नहायत सलीके से मेकअप किया। आईने ने गवाही दी थी कि वो अंबर से ज़्यादा ना सही तो कम हसीन भी नहीं लग रही है। सादून ने अलबत्ता इस तैयारी का कोई ख़ास नोटिस तक ना लिया था। जल्दी करो भाई, हम खासे लेट हो गए। रोशान ने जो इसकी जानिब से किसी सत्ताईशी जुमले की मुंतज़िर थी, इसकी निगाहों तक में सत्ताईश न पाकर बुझ सी गई। निगत खाला के घर पहुंची तो उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया, लेकिन इस वसी और इस शानदार से घर में उनके अलावा मुलाजमों की फ़ौज थी और कोई भी ना था। सादून ने छूटते ही अंबर का पूछा, अपनी किसी दोस्त की गई है, देखो कब तक वापसी हो। सादून की आंखों की जौत बुझी थी, लेकिन रोशाने ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। डिनर टेबल पर ज़रा सी देर के लिए खाला के शौहर भी तशरीफ़ लाए थे। रोशाने ने इन्हें पहली बार देखा था। हैरत की बात थी कि वह शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल ना हुए थे। सोटेड बोटेड से हबीब अंकल खासी रोबदार पर्सनैलिटी के मालिक लग रहे थे। इन्हें देखकर रोशाने को अंदाज़ा हो गया कि अंबर ने बेपनाह हुस्न और मिजाज कहाँ से मुस्तार लिया है। रस्मी सी दो चार बातें करके उन्होंने बाकी डिनर के दौरान खामोशी अख्तियार रखी और डिनर करते रुखसत हो गए। निगत खाला अलबत्ता खूब आदाब मेज़बानी निभा रही थी। उन्होंने रोशानी की ढेरों तारीफ़ें करके इसे महजूब भी कर डाला। जाते समय अंबर की आमद हुई थी। तुम भी कमाल की लड़की हो, कभी कोई ऐसी दावत देखी है जिसमें मेहमान मेज़बान ही गायब हो। सादून ने इसे बेतकल्लुफ़ी से लताड़ा था। तुमसे किसने कहा? आज की दावत की मेज़बान मैं थी। यह तुम्हारी खाला की तरफ से दिया गया डिनर था। मेरा डिनर अभी ड्यू है, मुस्कुराकर मुखातिब थी। तो जनाब, आप कब डिनर पर इनवाइट कर रही हैं? इससे बात करते हुए सादून के लहजे से शहद टपकने लगता था। मेरी तरफ से कल ही आ जाओ, लेकिन घर पर नहीं, डिसाइड करके कहीं बाहर मिलते हैं। दोनों ने गुफ्तगू में रोशाने को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ था। वो शदीद सुबकी के एहसास से दो चार थी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सादून ने फ़ौरन प्रोग्राम डन किया। लेकिन कल तो छोटी फुप्पो के यहाँ डिनर है। रोशाने को ना चाहते भी प्रोग्राम इनका कैंसिल करना पड़ा और मुदाखलत की। उनका डिनर कैंसिल करवा दो, मेरा मतलब है कि कल के बजाय कोई और दिन रख लें, इसमें क्या मसला है? वो बेनियाजी से बोला। रोशाने ने बहुत मुश्किल से ज़ब्त किया। जानती थी कि अपनी बात पर इसरार का मतलब मज़ीद सबकी बेइज्जती। सादून अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला। फ़िलहाल खामोशी में ही आफियत थी। अलबत्ता अंबर इसके चेहरे के तासुरात बगौर जांच रही थी और महफूज मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए थी। वापसी के सफ़र में रोशाने ने दिल की भड़ास निकाल ली थी। कितने मज़े से कह दिया आपने, छोटी फुप्पो की दावत कैंसिल कर दें। इन बेचारी ने आधी तैयारी तो कर भी ली होगी, सिर्फ मेरी आपकी दावत थोड़ी है। कशफ और अयाज भी होंगे, मम्मी डैडी वगैरह सबको इनवाइट किया है। दावत से एक दिन पहले हम जाने से इनकार कर दें, कितना बुरा लगेगा। और अंबर के यहाँ डिनर कर चुके हैं। और वो लड़की कि अपने वापसी पर चंद मिनटों के लिए शक्ल दिखाई थी, खड़े खड़े कल की दावत दी और आपने ऐसे झट से कबूल कर ली जैसे कब से इस दावत के इंतज़ार में थे। फिर इस एमरजेंसी की दावत के पीछे मेरी फुप्पो की दावत को मनसूख करवा रहे हैं। मनसूख नहीं करवा रहा, एक दिन आगे करवा रहा हूँ और तुम टेंशन ना लो। मैं तहरीम से कहूँगा, वो मेरी ऑफ़िस मसरूफियत का बहाना बनाकर फुप्पो से ख़ुद बात कर लेगी। सादून के पास हर मसले का हल था। रोशाने ने मज़ीद बहस ना की।
हाँ, आंखों में आए पानी को इससे छुपाने की खातिर रुख ज़रूर मोड़ लिया था। अगले दिन उसके ऑफिस जाने के बाद तहरीम का फ़ोन आया था। वो रोशाने से सादून के बयान की तस्दीक चाह रही थी कि क्या वाकई ऑफिस के किसी काम की वजह से फुप्पो की दावत एक दिन आगे बढ़ाई जा रही है या कोई और बात है। और रोशाने ने कोई और बात छुपाना ज़रूरी ख्याल ना किया। आखिर तहरीम भाभी को ही पता लगना चाहिए था कि इनका लाडला भाई अपने कज़न के पीछे एक बना बनाया प्रोग्राम ख़राब कर रहा है। तहरीम भाभी चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गई। अंबर सादी भाई की बचपन की दोस्त है, दोनों इकट्ठे बढ़े हैं, इसलिए दोनों में बेतकल्लुफ़ी भी बहुत है। तुम अंबर की वजह से हरगिज़ टेंशन न लिया करो, लेकिन कोशिश करो कि अब सादी भाई अंबर को कम लिफ्ट करवाया करें। वो मोटी और सरफिरी सी लड़की है, इसे अपनी प्राइवेसी में दखल देने की इजाज़त कभी मत देना। तहरीम भाभी ने बज़ाहिर लहजे को सरसरी सा बनाकर इसे नसीहत की थी, लेकिन वो इनके लहजे में छुपा खदशा पा गई थी। ये बात आप मुझे नहीं, अपने सादी भाई को समझाएं। ना चाहते हुए भी रोशाने का लहजा कदरे तल्ख हो गया था। यह और बात कि फ़ोन बंद करने के बाद वो तहरीम भाभी से यूँ मुखातिब होने पर सख्त पशेमानी का शिकार भी हो गई थी। रात को अंबर की दावत पर जाने का इसका कतई कोई मूड ना था। कल अंबर की वजह से इसने अपनी तैयारी पर बहुत तवज्जो दी थी, लेकिन आज दिलो दिमाग की कैफियत बिल्कुल मुतज़ाद थी। वो बहुत सादा से हुलिये में जाने के लिए तैयार थी। सादून ने ना तो इसे कल सराहा था, ना आज इतने सादा हुलिये की वजह दरियाफ्त की थी। वो ख़ुद खैर बहुत निखरा सुथरा लग रहा था। इस बला के खूबरो और वजीह शख्स ने इसके दिल की हर धड़कन अपने नाम कर ली थी, लेकिन रोशाने को इसके दिल तक रसाई हासिल करना एक ख्वाब लगता था। अंबर ने इन्हें शहर के सबसे महंगे और बेहतरीन रेस्टोरेंट में मदऊ किया था। सियाह साड़ी में इसका हुस्न खूब दमक रहा था। रोशाने लड़की होने के बावजूद इसके हुस्न से मरूब हो जाती थी। सादून तो मर्द था, वो कैसे इस बेपना हुस्न से निगाहें चुरा सकता था। अंबर को खुद इसका भरपूर अदराक था और वह गर्दों पे इससे उठने वाली हर सत्ताईशी निगाह को हक समझकर वसूल कर रही थी। डिनर के दौरान सादून और अंबर दोनों महवे गुफ्तगू रहे, अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों की शरारतों, पुराने दोस्तों और बीती यादों को दोहराते हुए रोशाने की मौजूदगी का फरामोश किए बैठे थे। रोशान ने ख़ुद को दिल में समझाती रही कि महज दो पुराने दोस्तों की बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन दिल इस बयान की तस्दीक के मूड में न था। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू का दायरा दूसरे मौज़ूआत की तरफ फैल गया। अब अंबर और सादून शद्दोमत से मुल्क के मारूज़ी हालात डिस्कस कर रहे थे। रोशाने को हैरत होती थी इन दोनों पर। लगता है हमारी बातों से तुम्हारी बेगम बोर हो रही हैं, अंबर ने बज़ाहिर मुस्कुरा कर कहा, लेकिन इसकी निगाहों में बड़ी तमस्खुराना सी चमक थी। सादून ने इसका फ़िक्रा नज़रअंदाज करके अपनी बात जारी रखी थी। जवाब में अंबर ने ज़ोरदार दलील देकर अपने तईं सादून को लाजवाब कर दिया। जब सादून से वाकई कोई जवाब न बन पड़ा तो कहकहा लगाकर हंस पड़ी थी। तब धीमे से लहजे में रोशाने खुद ब खुद गुफ्तगू में शामिल हो गई। मुल्क के जय्यद और मोतबर सहाफ़ियों की राय पेश करने के साथ वो बैनुल अक़वामी अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स की बुनियाद पर एदाद व शुमार पेश कर रही थी। बड़े अब्बू की सोहबत में एक उम्र गुजारने के बाद इसे इन मामलात पर इतना अबोर तो हासिल हो ही गया था कि वो अंबर जैसी नाम निहाद दानिश्वराना सोच की अपनी पुरअसर तरह दलीलों से परखचे उड़ा दे। धीमा शुस्ता लहजा मगर काटदार दलीलें वो बोलने पर आई तो किसी दूसरे को टोकने तक की मजाल ना हुई। सादून की निगाहों में बेपनाह हैरत थी और अंबर की निगाहों में नागवारी का एहसास। आज खाना खाकर मज़ा नहीं आया। ये लोग अपने नाम के मुताबिक मेयार बरकरार नहीं रख पा रहे थे। इसने नैपकिन से मुंह पोंछते हुए मौजू ही बदल डाला। रोशान ने धीरे से मुस्कुरा दी और ये मुस्कुराहट अंबर को तैश दिलाने के लिए काफ़ी थी। डिनर के इख्तिताम पर वो नए नवेले जोड़े की आमद पर उनका शुक्रिया अदा कर रही थी तो ये अल्फाज बोलते हुए इसे ज़ब्त की किन कड़ी मंजिलों से गुजरना पड़ा ये वही जानती थी। वापसी के सफ़र में सादून पहली बार रोशाने के लिए 27 कलमात अदा कर रहा था। इसे रोशाने की बाखबरी पर वाकई खुशगवार हैरत हुई थी और वो इसी हैरत का इजहार भी कर रहा था। तहरीम बताती थी कि तुम्हारा ज़ौक़ और आदतें मुझसे मिलती हैं। मुझे कभी यकीन नहीं आया, आज अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी गलत कभी भी नहीं थी। ज़ौक़ के बारे में कह सकते हैं, लेकिन मिजाज और आदत हरगिज़ नहीं। रोशान ने फ़ौरन तरदीद की थी। पहली बार इसकी कही बात पर खुलकर हंसा था। जैसे तैसे सही, मगर ज़िंदगी एक ढप पर चल पड़ी थी। रोशाने ने घरदारी संभाल ली, सफाई सुथराई, छोटे मोटे कामों के लिए अज़रा आती थी। दरमियानी उम्र की औरत मगर कामों में खासी फुर्तीली थी। बरसों से इस घर की मुलाजमा थी और हर रात से बाखबर।
एक बार अंबर सादोन से मिलने आई और इसे साथ लेकर किसी मुश्तरका दोस्त की तरफ चली गई तो अजरा ने रोशाने को अंबर से खबरदार किया था, सादी भाई को अंबर बाजी के साय से भी महफूज रखे। रोशाने बीबी बहुत चिल्लतर लड़की है ये, शादी के बाद भी सादी भाई का पीछा नहीं छोड़ दी। ऐसी बात नहीं है अजरा, दोनों क्लास फेलो हैं, पुराने दोस्त, दोस्तों के बीच इतनी बेतकल्लुफ़ी तो होती है ना। इसने अजरा की बात में दिलचस्पी लेना और कोई रद्द अमल देना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन अजरा खुद ही सारी मालूमात देने को बेकरार बैठी थी। ये जो सादी भाई हैं ना, अंबरबाजी के इश्क में गोडे गोडे गिरफ्तार थे, लेकिन बहनें उनकी अंबरबाजी से शादी पर बिल्कुल तैयार ना थी। सादी भाई ने भूख हड़ताल कर दी। तमकनत बाजी ने उनका रिश्ता डाला था, लेकिन आगे से अंबरबाजी ने खुद ही इनकार कर दिया। सच, सबके कलेजों में ठंड पड़ गई। मैंने तो खुद घर जाकर 2 नफल शुक्राने के पड़े थे। ऐसी बद दिमाग मगरूर लड़की इस घर की बहू बनकर आती तो क्या बनता बेचारी बहनों का। तमकनत बाजी तो खैर मलेशिया बैठी हैं, बेचारी तहरीम भाभी का महका ही छोड़ जाता। बस सादी भाई की अकल पर पर्दे पड़े थे, वरना किसी अंधे को भी नज़र आ जाए कि इस लड़की का मिजाज और आदत कैसी है। हम जैसे इंसानों को तो खैर ये इंसान समझती ही नहीं। ये तो तहरीम बाजी तक इसे इतना खार खाती थी, और तो निगत खाला तक की बेइज्जती करती रहती हैं। निगत खाला माँ है अंबर की, कोई अपनी माँ की क्यों बेइज्जती करने लगा। यूँ बेपर की मत उड़ाओ, इसने अजरा को टोका। लो जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं। निगत खाला सगी माँ थोड़ी हैं, सौतेली माँ है इनकी, और दुनिया सौतेली माँ के जुल्म सितम की दास्तान सुनाती है। यहाँ किस्सा ये उलट है। बेचारी निगत खाला तो एक महल में जालिम देव और ख़ूबसूरत चुड़ैल की कैद में ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन सादी भाई सब कुछ जानते बूझते इस चुड़ैल के इश्क में कैसे गिरफ्तार हुए, ये बात मेरी तो अकल में समाती ही नहीं। खैर शुक्र है वहाँ से खुद ही इनकार हो गया। इनकार सुनकर मजनू बन गए थे सादी भाई। तहरीम बाजी ने आपका रिश्ता ढूंढा तो अल्लाह अल्लाह करके इस रिश्ते पर राज़ी हुए। रब का कैसा करम है कि खुद ब खुद अंबर बाजी से जान छोड़ गई। लेकिन आप सादी भाई को ज़रा कंट्रोल में रखें, मर्द को भटकते देर नहीं लगती। अजरा ने बहुत खुलूस से मशवरा दिया था। रोशाने के हाथ पाँव एकदम से सुन्न हो गए। इसने अजरा का ध्यान इसके काम की तरफ करवाया और ख़ुद बेडरूम में चली आई। ख़ानदानी मुलाजिम घर के भेदी होते हैं। अजरा की बातों में 100% सच्चाई ना भी हो तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर थी। वो जो अब तक सादून के बेमहर और सपाट से अंदाज को इसकी शख्सियत का खासा करार देकर दिल को मुतमईन करना चाहती थी, आज इन तमाम खुशगुमानियों का ख़ात्मा हो गया था। सादून तक इसको रसाई इसलिए ना हुई थी कि वहाँ पहले ही कोई काबिज़ था, लेकिन अजरा के बकौल इनकार अंबर की तरफ से हुआ था, तो वो अब क्यों सादून का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इस घर में इसकी आमद बढ़ने लगी और अक्सर वो किसी न किसी बहाने सादून को हमरा ले जाती। हर बार इसकी आमद पर रोशाने का जी खटकता था, लेकिन आज सारी हकीकत जानकर तो गोया जिसमें जान ही नहीं बची थी। इसका शौहर किसी और की जुल्फ का असीर था। वो ये हकीकत जानने के बाद कैसे इसके संग ज़िंदगी गुजार सकती थी। दिल ही दिल में तहरीम भाभी पर सख्त गुस्सा आ रहा था। सब कुछ जानते बूझते उन्होंने इसकी ज़िंदगी के साथ खेल खेला। शायद इसीलिए वो कशफ के बजाय इसकी तलबगार हुई थी। उवैस भाई की सगी बहन के साथ वो अपने भाई की शादी का रिस्क कैसे ले सकती थी। 100 कुर्बानी के बकरे के रूप में इन्हें रोशाने भागी। लेकिन क्या इस घर में इतने दिन गुजारने के बाद भी इन्हें अंदाज़ा न हुआ था कि उनके शौहर और सास ससुर की निगाह में रोशाने की हकीकत कशफ जितनी है। अगर वो घर वालों के इल्म में सारा मामला ले भी आए तो क्या तहरीम भाभी की अपनी ज़िंदगी मुतासिर ना होगी। रोशान ने हर पहलू पर गौर कर रही थी। फिर इसने थक कर हार मान ली। वो कभी ये चाहेगी कि इसकी वजह से उवैस भाई और तहरीम भाभी की शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर हो। सबकी खुशियों की खातिर समझौता इसे करना था, और वो ख़ुद को इस समझौता भरी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार करने लगी थी। बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में, खाना तुम वाकई लाजवाब पकाती हो। सादून कीमा शिमला मिर्च से इंसाफ कर रहा था और साथ साथ इसके हाथ के जायके को तस्लीम भी कर रहा था। रोशानी के लबों पर फीकी मुस्कुराहट फैल गई। चलो किसी सूरत इसके लबों से सताइश का कोई फ़िक्रा तो सुनने को मिला। वैसे आजकल बहुत चुप रहने लगी हो तुम, खैरियत? वरना शादी के बाद तुम्हारे बोलने की रफ्तार से मैं खासा परेशान हो गया था। सियाने कहते हैं एक चुप 100 सुख। बस सियानों की बात पर अमल कर रही हूँ। वो नाखनों पर निगाह जमाकर बेतासुर से लहजे में बोली। सादू ने गहरी निगाह इसके चेहरे पर डाली, फिर ख़ुद भी सियानों के मकौले पर अमल करना मुनासिब जाना। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहती हूँ। कश्यप भी रहने आएगी। शादी के बाद हम अभी तक इकट्ठे नहीं रहे। जितने दिन के लिए जाना चाहो इतने दिन के खाने बनाकर फ्रीज कर जाना। बाज़ार के खाने से मेरा पेट ख़राब हो जाता है।
सादोन ने इसे जाने की मशरूत इजाज़त दे डाली और अपनी इस वक़्त पर रोशाने का जी जलकर खाक हो गया। वो सियानों की बात से रोगलदानी करने के बारे में सोच ही रही थी कि अज़रा की उई उई और हाय अल्लाह की पुकार सुनकर जल्दी से उठकर इसके पास आ गई। बहुत बुरा बांटा आ गया बाजी, रोशाने को देखकर वो कराही अपनी पिंडली पकड़कर दोहरी हुए जा रही थी। मतलब क्रैम्प्स। रोशाने ने इसकी हालत देखकर इस इस्तिलाह का दुरुस्त तर्जुमा किया। हाँ जी हाँ, वही। हाय अल्लाह, मर गई मैं। वो फिर चीखी थी। इसके चेहरे से शदीद अजियत का इजहार हो रहा था। वो अभी अभी पोंछ धोकर आई थी। शलवार के पाइंचे भी अच्छे खासे गीले थे। अच्छा तुम बैठो तो सही। रोशाने ने इसे सोफे पर बिठाया, खुद इसके कदमों में कारपेट पर बैठ गई। अपनी गोद में इसकी मुतासरा टांग रख ली। अज़रा की हाव हो जा रही थी। सादून भी इधर आ निकला। सादून प्लीज़ जैतून के तेल की शीशी पकड़ाइएगा। इसने सादून को पुकारा और उसने शीशी ला दी तो वो अज़रा की हाव हो के बावजूद नर्म हाथों से इसकी पिंडली की मालिश करने लगी। साथ ही नसीहतें भी जारी थी। खुराक में किन अज्जा की कमी से ये मसला जन्म लेता है। रोशानी बीबी, आपका नया जोड़ा ख़राब हो रहा है, रहने दीजिए, मैं ख़ुद तेल मल लेती हूँ। अज़रा सख्त शर्मिंदगी से दो चार थे। गर्द आलूद गीले पाइंचे वो रोशाने के सूट को भी दागदार कर रहे थे, लेकिन वो इन सब से बेनियाज अपने काम में मसरूफ़ थी। सादून धीरे से मुस्कुराकर वापस पलट गया था। अज़रा के दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ तो रोशाने ने इसे छुट्टी दे दी। अब घर के बाकी काम इसे ही निपटाने थे। मसरूफ़ियत का ये फ़ायदा हुआ कि दिमाग से सारी बेकार सोचें निकल गई थी। सादून के लिए हफ्ते भर के खाने फ्रीज करके वो मैके आ गई थी। कशफ इससे पहले मौजूद थी और दोनों माओं से खूब लाड उठवा रही थी। रोशानी भी आन पहुंची तो गया सबकी ईद हो गई। वही घर, वही जान छिड़कने वाले घर वाले, वही हमजोली, लेकिन फिर भी कुछ था कि अब ज़िंदगी में पहली वाली बात ना थी। कशफ के मोबाइल फ़ोन पर घड़ी घड़ी अयाज के मैसेज आते। रात को भी वो अयाज से ही महवे गुफ्तगू होती। वो और कशफ शादी से पहले कमरा शेयर करते थे। अब भी दोनों का बसेरा वहीं था, लेकिन रोशाने को वहाँ अपनी मौजूदगी उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत लगता। कशफ के मोबाइल फ़ोन पर घड़ी घड़ी अयाज के मैसेज आते। रात को भी वो अयाज से महवे गुफ्तगू होती। वो और कशफ शादी से पहले एक ही कमरा शेयर करते थे। अब भी दोनों का बसेरा वहीं था, लेकिन रोशाने को वहाँ अपनी मौजूदगी उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत लगता। वो चुपचाप लाउंज में चली आई। तहरीम भाभी किसी काम से वहाँ से गुजरी तो इसे ऐसे ही साकिन बैठे देखा। किन ख्यालों में गुम हो रोशाने। उन्होंने इसे प्यार भरे लहजे में पुकारा। वो अपने ख्यालों से चौंकी। सादी भाई याद आ रहे हैं ना, उन्होंने अपनी दानस्त में इसे छेड़ा था। रोशाने ने जवाब देने के बजाय ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। तुम खुश तो हो ना रोशाने? वो जाने क्या तस्दीक करना चाह रही थी। जी भाभी, आप सबको खुश देखकर मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अल्लाह सबकी खुशियों को इसी तरह कायम रखे। वो सादा से अंदाज में मुस्कुरा कर कहती वापस कमरे की तरफ बढ़ गई। तहरीम की पुरसोच निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आप आज शाम को मुझे लेने आ जाएं, इसने सादून को फ़ोन किया था। खैरियत? अभी तो वही फ्रीज़ किए हुए खाने बाकी हैं। सादी की हैरत बेसाख्ता थी। रोशाने ने जिस तरह जब्त किया ये वही जानती थी। कशफ भी हफ्ते भर के लिए रहने आई थी, लेकिन अयाज भाई का इसके बगैर दिल नहीं लगा। वो तो परसों ही वापस लौट गई है। आप भी शेड्यूल से एक आध दिन पहले मुझे लेने आ जाएं तो शायद मम्मी और बड़ी अम्मी के लिए ये बात इत्मीनान का बाइस हो। वो हर वक्त मुझसे मेरी खुशी के बारे में इस्तफसार करने लगी हैं। शायद अब मेरा चेहरा चुगली खाने लगा है। वो साफ गोई अख्तियार के बिना रह ना पाई। ओके, मैं शाम को आ जाऊँगा। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद सादून संजीदगी से गोया हुआ। रोशाने ने कॉल मुनक़ता कर दी थी। अभी से क्यों जा रही हो बेटा? अभी तो तुमने 2 दिन मज़ीद रुकना था। मम्मी इससे प्यार भरे लहजे में इस्तफसार कर रही थी। बस मम्मी, सादून तो कब से आने का कह रहे थे, मैं ही मना करती रही, पर अब कशफ भी चली गई तो सोचा सादून को मज़ीद मत टालूँ। आने दो इन्हें, वो रसानियत से बोली और मम्मी तो ये बात सुनकर ही निहाल हो गई। अच्छा किया बेटा, जब सादून का वहाँ दिल नहीं लग रहा तो तुम्हारा जाना ही मुनासिब है। कुछ दिन बाद फिर चक्कर लगा लेना। मम्मी के कहने पर इसने इस बात में सर हिला दिया। जो इत्मीनान इस वक्त इसे माँ के चेहरे पर नज़र आ रहा था, इसके लिए झूठ इसे सरासर जायज़ लगा था। मेरा ख्याल है सादून के लिए कीमा भरे करेले बना लेती हूँ, सादून को बहुत पसंद है। मम्मी ने फ़ौरन इस शाम के खाने का मेन्यू भी तरतीब देना चाहा। अब आप सिर्फ अपने दामाद की पसंद नापसंद को अहमियत देती हैं। मैंने शाम को कढ़ी चावल खाना है, आप वही बनाइएगा। वो ज़रा रूठे लहजे से बोली। अच्छा ठीक है ना, कीमा करेले भी बना लेती हूँ, कढ़ी चावल भी, मीठा तुम बना लेना। मम्मी ने कहा तो इस बात में सर हिलाती फिर से कमरे में चली गई। लेकिन इसका आज कोई भी काम करने का बिल्कुल मूड नहीं था। जानती थी मम्मी सब कुछ खुद ही कर लेंगी।
मैं क्या कर लड़कियां यूं ही काहिल और सुस्त सी हो जाती हैं, और इसके तो दिल का मौसम भी इस जमूद भरी कैफियत का सबब था। अगर अपने घर वालों का ख्याल ना होता तो वो कभी भी सादून अहमद की ज़िंदगी में किसी अनचाही हस्ती की मानिंद शरीक ना रहती। शादी के बाद एहसास हुआ था कि लड़कियों को अक्सर समझौते अपने प्यारों की खातिर करने ही पड़ते हैं। शाम के खाने पर सभी सादून की राह देख रहे थे, लेकिन उसकी आमद का कोई नाम निशान न था। रोशाने ने 2-4 बार कॉल करने की कोशिश की, इसने कॉल रिसीव ना की। वो सबके सामने अजीब खिफ़त से दो चार थी। इसके अलावा तहरीम भाभी थी जो ऐन इसी कैफियत में मुब्तला थी। उन्होंने अलग गोशे में जाकर भाई से रब्ता करने की कोशिश की। सादून ने दूसरी दफ़ा कोशिश करने पर कॉल रिसीव कर ली थी। सादी भाई, कहाँ हैं आप? सब खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज आपने रोशाने को लेने आना था। खफगी भरे लहजे में पूछ रही थी। हाँ यार, बस काम ऐसा निकल आया कि मैं आ नहीं पाया। ऐसा भी क्या काम सादी भाई, और कम अज़ कम रोशाने का फ़ोन ही रिसीव कर लेते। कब से ट्राई कर रही थी। उसे भाई पर खूब ही गुस्सा आ रहा था। फ़ोन साइलेंट पर था। मैं अंबर को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। वो शॉपिंग पर निकली थी। मॉल में इसका बीपी लो हो गया, इसने मुझे फ़ोन कर दिया। बस इसे ड्रिप लगी है, अब तो ख़त्म होने वाली होगी। मैं जाकर देखता हूँ, इसे घर भेज दूँ, फिर आता हूँ रोशाने को लेने। वो थके थके अंदाज में बोला था। बस अब रहने दीजिए, आखिर सब कब तक आपका इंतज़ार करेंगे। रोशाने को फ़ोन करके कोई मुनासिब सा बहाना बना दीजिए, और बराए मेहरबानी अंबर का तस्करा मत कीजिएगा। तहरीम ने बहुत मुश्किल से गुस्सा ज़ब्त करते हुए भाई को मुखातिब किया। सादून ने तो इसकी हदायत पर फौरी अमल करते हुए रोशाने को कॉल मिला ली, लेकिन तहरीम से मज़ीद ज़ब्त करना मुमकिन न रहा था। रात को जब वो वैस मामूल के मुताबिक माँ बाप के बेडरूम में उनके साथ चाय पी रहा था, तहरीम ने अपने कमरे में आकर अंबर को कॉल मिलाई थी। खैरियत, आज मेरी याद कैसे सताई? अंबर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में दरियाफ़्त किया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तहरीम ने स्पाट से अंदाज में दरियाफ़्त किया। मेरी तबीयत को क्या होने लगा, ठीक हूँ, एकदम फिट, मुस्कुरा कर बोली। सादी भाई बता रहे थे तुम्हारा बीपी लो हो गया था। मेरा बीपी तो लो हुआ था या नहीं, पर तुम्हारा बीपी क्यों हाई हो रहा है? वो सरासर इसे चिढ़ा रही थी, और बस तहरीम का ज़ब्त भी जवाब दे गया। अंबर, तुम क्यों सादी भाई के पीछे पड़ी हुई हो? इनकी शादी हो चुकी है, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके तुम्हें क्या हासिल होगा? अंबर उनकी बात सुनकर खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम्हारे लहजे की तपिश से जाहिर हो रहा है कि सादी की ज़िंदगी में मेरी मुदाखलत से शादी के बजाय तुम्हारी ज़िंदगी मुतासिर होने का ज़्यादा ख़दशा है। आखिर रोशाने नंद है ना तुम्हारी, सगी ना सही, रिश्ते की सही, लेकिन मैंने नोट किया है कि तुम्हारा शौहर इसे सगी बहनों की तरह चाहता है। एम आई राइट तहरीम? वो लुत्फ़ लेते हुए पूछ रही थी, और लम्हे के हज़ारवें हिस्से में तहरीम की समझ में आ गया कि वो सादी और रोशानी की ज़िंदगी के बीच में आने की क्यों कोशिश कर रही है। तुम्हें मेरे साथ मसला है ना अंबर? सादी भाई और रोशानी की लाइफ तो डिस्टर्ब मत करो। पहले भी तुम्हारे इनकार के बाद बहुत मुश्किल से संभले थे, बहुत मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। इन्हें दोबारा कोई आस उम्मीद मत दिलाओ। आखिर वो दोस्त हैं तुम्हारे। मेरी दुश्मनी में अपने दोस्त के साथ तो दुश्मनी मत करो। ये जानते हुए भी कि अंबर पर किसी बात का कोई असर ना होगा, तहरीम मिन्नत पर उतर आई। सादी से मेरी वाकई कोई दुश्मनी नहीं, मेरी ये मजबूरी है कि तुम्हारा भाई है। और मुस्कुरा कर कहती एक लम्हे को रुकी थी, और ये कि इत्तफाक से इसकी बीवी तुम्हारी नंद है। अगर मैं सादी की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करूँगी तो तुम्हें मज़ा कैसे चखा पाऊँगी तहरीम डियर? अंबर जहर खंद लहजे में मुस्कुरा कर बोली थी। मेरी ज़िंदगी जाए भाड़ में। तुम ये बताओ कि अगर सादी भाई रोशाने को छोड़कर एक बार फिर तुम्हारे तलबगार बनते हैं, तो क्या इस बार भी इन्हें खाली हाथ लौटाओगी? मेरे भाई का दिल दूसरी बार तोड़ते हुए तुम्हें कोई पशेमानी, कोई नदामत ना होगी? माइंड मत करना तहरीम, तुम्हारे इस बेवकूफ़ भाई के पास अच्छी शक्ल सूरत के सिवा है ही क्या, जो मैं इस बार इसके लिए संजीदगी अख्तियार करूँगी। डैड ने मेरा जहाँ रिश्ता तय किया है, शादी तो मैं वहीं करूँगी। दिल उजड़ गया है तो क्या हुआ, एक अच्छी ज़िंदगी तो गुजारूँगी ना। मेरा मसला सिर्फ तुम हो। अपने दिल के उजड़ने का कम अज़ कम बदला तुम्हारा घर उजड़ना है। तुम्हारी बातों की वजह से अहमर मुझसे मुतनफ़र हुआ था ना। सज़ा तो तुम्हें भुगतनी होगी। मैं देखती हूँ जब रोशानी अपने घर आकर बैठेगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मज़ीद कितने दिन इस घर में बर्दाश्त करेंगे। आखिर तुम्हें अपने बेचारे भाई के पास ही वापस आना पड़ेगा। इसकी दिल जोई भी तुम ही करोगी ना। आखिर इसका दूसरी बार दिल जो टूटा होगा। अंबर के लिए सारी सूरत हाल बहुत पुरलुत्फ़ थी। तहरीम ने बिना कुछ मज़ीद बोले कॉल मुनक़ता कर दी थी। नाना नानी के इंतकाल के बाद निग्गत खाला को अम्मी अपने घर ले आई थी। छोटी बहन का इनके सिवा दुनिया में था ही कौन। तमकनत, सादून और तहरीम, तीनों बच्चों में निग्गत खाला की जान थी।
बच्चे भी खाला को बेतहाशा चाहते थे। अम्मी की भरपूर कोशिश थी कि कोई मुनासिब घर बार देखकर निग्घत को विदा कर दें। उनकी कोशिशों से निग्घत का रिश्ता तय पा गया। तौफीक ख़ानदान का वाहिद कफील था। माँ बहनों ने इसे अपनी मुट्ठी में करने के लिए बीवी से इतना बरगश्ता कर दिया कि ये ताल्लुक़ बमुश्किल साल भर ही चल पाया। मामूली से झगड़े में सास नंदों ने इंतहाई मुबालगा आराई करके तौफीक को इतना भड़काया कि वो फिलफौर निग्घत को तलाक दे बैठा। एक बार फिर बहन की दहलीज पर आन बैठी। हबीबुर रहमान बाबा के दोस्त के बहनोई थे। बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान किसी पेचीदगी के बायस जान से हाथ धो बैठी थी। बड़ी बेटी 6-7 बरस की होगी। मुख्तसर घराना, खुशहाल फैमिली। अम्मी और बाबा ने दुआओं के संग निग्घत को एक बार फिर विदा कर दिया। शादी के बाद हबीबुर रहमान का कारोबार मज़ीद चमक गया, लेकिन शौहर मरहूम बीवी की यादों से बाहर निकलने पर तैयार न थे। निग्घत खाला बहुत हसीन और जमील न थी, जबकि हबीबुर रहमान की मरहूमा बीवी भला की हसीन थी। अंबर ने भी माँ जैसी खूबसूरती पाई थी। इसने सौतेली माँ को हमेशा सौतेली ही जाना और निग्घत खाला की हर पुरखुलूस पेशकदमी का जवाब हठ धर्मी से दिया। हाँ, सौतेली माँ के भांजे से इसकी बहुत जल्द दोस्ती हो गई थी। सादोन इसका क्लास फेलो था और अब इसका बेहतरीन दोस्त भी बन गया था। सादोन का लड़कपन ख़त्म होने को था जब माँ बाप दोनों एक कार हादसे का शिकार हो गए। बाबा की पेंशन और वाजबात से किसी तौर ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगी। ताया ने बाहर के मुल्क में अपने बड़े बेटे के लिए तमकनत का रिश्ता मांग लिया और यूं वो ब्याह कर दूर देश जा बसी। सादोन का बेस्ट फ्रेंड अहमर कब तहरीम में दिलचस्पी लेने लगा, इसका अंदाज़ा सीधी सादी तहरीम को ना हो सका। वो इसके लिए सिर्फ सादी का दोस्त था। अंबर, सादी और अहमर तीनों दोस्तों की तिकोन यूनिवर्सिटी में मशहूर थी। अंबर की फितरत में हाकमियत थी। वो ये बर्दाश्त न कर सकती थी कि अहमर और सादी इसके अलावा किसी और लड़की से मुखातिब हो पाएँ। सादोन तो खैर अंबर के सिवा किसी और को नज़र भी कब आता था, लेकिन अंबर जिसको दिल दे बैठी थी वो अंबर को दोस्त से ज़्यादा कोई और दर्जा देने पर तैयार नज़र न आता। अंबर की ज़ीरक निगाहों ने बहुत जल्द भांप लिया कि अहमर की आंखें तहरीम को देखकर जगमगाने लगती हैं। सादून की गैर मौजूदगी में इसने अहमर से इस बारे में इस्तफसार किया तो इसने बिना झिझक तहरीम से मोहब्बत का इकरार कर लिया। अहमर के मुँह से सुन कर कि वो बहुत जल्द अपने वालिदैन को सादून के पास भेजने का इरादा रखता है। अंबर के गम और गुस्से की कोई इंतहा न रही। तहरीम वैसे भी अब जहर से कम ना लगती थी। वो इन लोगों से जूनियर थी और अब तक अंबर का हर रिकॉर्ड बहुत कामयाबी से तोड़ती आई थी। शक्ल सूरत भी बहुत मनमोहनी थी। यह और बात कि वो अंबर को किसी चुड़ैल से कम ना लगती। अहमद को कुछ कहने के बजाय इसने तहरीम को धमकाना ज़्यादा मुनासिब ख्याल किया था। अहमद से रिश्ता जोड़ने की सूरत में इसने इसे हर मुमकिन धमकी से नवाजा था। तहरीम को इस मगरूर और बदमिजाज लड़की की धमकियां सुनकर खौफ भी आया और शदीद गुस्सा भी। इसीलिए जब एक दिन मौका पाकर अहमद ने इसे दिली वारदात से आगाह करना चाहा तो तहरीम ने अंबर की सारी धमकियों के मुतालिक बताकर इसके जज्बों की पजीराई से साफ इनकार कर दिया। अहमद को अंबर पर सख्त तैश आया था। अंबर को खूब जली कटी सुनाकर इसने हमेशा के लिए इससे कतई ताल्लुक़ करने का ऐलान कर दिया और वो इस वादे पर कायम रहा। तहरीम नहीं तो अंबर तो बिल्कुल भी नहीं। वो पढ़ाई ख़त्म होने के साथ ही इंग्लैंड चला गया। वहीं अपनी मामूज़ात से शादी भी कर डाली। अंबर ने इसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो अब इसकी शक्ल देखने का भी रवादार न था। सादून को इन दोनों की दोस्ती टूटने पर अचंबा तो था, मगर बहुत कुरेदने के बावजूद दोनों ने इसकी वजह न बताई। अहमद चला गया तो ये किस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। अब सादून अंबर को बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन बहनें इस कोशिश में आड़े आ रही थीं। जब वो किसी तौर अपने मुतालबे से पीछे ना हटा तो तमकनात आपी ने मसलिहत इसी में जानी कि भाई की दिल की खुशी पूरी कर दी जाए। तहरीम ने जल्द अपने घर बार का हो जाना था। ज़िंदगी सादून ने गुजारनी थी तो इसकी पसंद को अपनाना ही अक्लमंदी का तकाजा था। अंबर जैसी खुद पसंद लड़की से कुछ बाइद ना था। वह खुद भी सादून की ज़िंदगी में शामिल हो सकती थी, लेकिन इन लोगों की हैरत की कोई इंतहा न रही जब अंबर ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी बहनें मुझे शदीद नापसंद करती हैं और मैं अनचाही बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं होना चाहती। इसने चालाकी से इनकार का सारा मलबा सादून की बहनों पर गिरा दिया। सादून की सारी मिन्नत समाजत, सारी यकीन दहानियाँ बेकार गईं। अंबर की ना हाँ में न बदली, बल्कि इसने अपने बाप के मुंतखब करदा शख्स से मंगनी कर ली। सादून बहनों से शदीद तरीन शाकी था। निग्घत खाला के समझाने बुझाने पर वो तहरीम की नंद से शादी पर राज़ी तो हो गया, मगर दिल से इस रिश्ते को निभाने पर तैयार नहीं था। और अंबर जो कुछ अरसे के लिए इसकी ज़िंदगी से दूर चली गई थी, शादी के बाद फ़ौरन पहले वाली दोस्त बनकर वापस पलट आई।
सादून अब भले से इसे अपनी दोस्त ही समझ रहा था, लेकिन वो क्या सोचकर सादून की ज़िंदगी में शामिल हुई थी, ये बात अब तहरीम के लिए राज न रही थी। घर के काम काज निपटाते हुए जब तहरीम का गुजर लाउंज से होता था तो इसकी सास और चची सास बहुत शौक से पाकिस्तानी ड्रामे देख रही होती थी। यूं ही चलते फिरते कोई सीन इसकी तवज्जो भी खींच लेता, वरना इस जैसी सीधा मिजाज रखने वाली लड़की को ये कॉल रिकॉर्ड करने का ख्याल क़यामत तक ना आ सकता था। अब जब कॉल रिकॉर्ड हो ही गई थी तो इसे इसकी असल मंजिल की जानिब भेज भी देना चाहिए था। तहरीम गहरा सांस अंदर खींचते हुए फिर से फ़ोन पर झुक गई। मेरा दिल कर रहा था मैं इसे शूट कर दूं। माजी में भी वो तुम्हें इतना हरासा करती रही और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सादोन इंतहाई दुख से बहन को तक रहा था। रोशाने को मौसमी बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया था। मैके में इसका क़याम 2-4 दिन मज़ीद बढ़ गया था। तहरीम सादोन के खाने फ्रीज़ करने का कहकर मैके आई थी। यहाँ खाने बनाने का किसको होश था। दोनों बहन भाई तो ज़िंदगी के सूदो ज़िया का खाता खोले बैठे थे। पहले भी कुछ क्यों ना बताया तहरीम, वो दुख की इंतहा पर था। क्या बताती भाई, क्या आपका दोस्त मुझसे मोहब्बत करने लगा है? मुझे तो ये एक तरफ़ा मोहब्बत भी सरासर अपना कसूर लगती थी। ये बात तो मैं शर्म के मारे तमकना तापी निगत खाला को कभी भी नहीं बता सकी थी। आपको बताने की हिम्मत कहाँ से लाती? अंबर का चेहरा तो दिखा सकती थी ना, वो आहिस्तगी से बोला। हम बहनों पर तो अंबर का चेहरा हमेशा से आया था। इसने सारी ज़िंदगी निगत खाला के साथ कैसा सलूक रखा। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं थी, बस आप ही इसकी मोहब्बत में अंधे थे। वो तल्ख हुई, बात सच्ची थी। सादोन से कोई जवाब ना बन पड़ा। मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। अब जब वो रोशाने और मुझे मोहरा ना बना सकेगी तब भी तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की हर मुमकिन कोशिश ज़रूर करेगी। उवैस को एतमाद में लो। अहमद तुम्हें पसंद करता भी था तो ये एक तरफ़ा पसंद नापसंद थी। तुम्हें अंबर के किसी और वार से पहले उवैस के सामने अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। अंबर का असर रूप देखकर अब वो वाकई बहन के लिए परेशान हो रहा था। हम लड़कियों की ज़िंदगी का कितना बड़ा अलमिया है ना। ये सादी भाई, मुझे अपने शौहर के सामने अहमद की एक तरफ़ा पसंदीदगी की सफाई पेश करनी पड़ेगी। और आपने रोशाने को अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम और मर्तबा क्यों ना दिया जिसकी वो हकदार थी। तहरीम मज़ीद तीखी हुई, वो चुप रहा। आप मुसलसल इस प्यारी लड़की के जज्बात और एहसासात को हर्ट करने का बाइस बने। मैं इसकी जगह होती तो कभी आपको माफ़ ना करती। माफ़ी मांगने के लिए इसके सामने नाक भी रगड़नी पड़े तो गुरेज मत कीजिएगा। सच तो ये है कि रोशानी की असल मुजरिम तो मैं हूँ। आप इतनी प्यारी लड़की डिज़र्व ही ना करते थे। खफगी से कहती उठ गई। भिंडी और आलू मटर 2 खाने बना रही हूँ और इनके तैयार होने से पहले रोशाने को यहाँ मौजूद होना चाहिए। वो किचन की तरफ बढ़ गई थी। सादून ने गहरा सांस अंदर खींचा। जब बहन ने इतनी बातें सुना दी हैं तो बीवी कौन सा रियायत करेगी। अब इसने इज़्ज़त नफ्स और अना को पसे पुश डालते हुए नदामत के इजहार के साथ गैर मशरूत माफ़ी मांगनी थी, और तब तक मांगनी थी जब तक माफ़ी मिल नहीं जाती। 2 दिन के बुखार ने इसे जिस्मानी तौर पर इतना ना तोड़ा था जितना सादोन की मुसलसल बेरुखी ने जज्बाती तौर पर तोड़ डाला था। तहरीम भाभी से इसे इसकी तबीयत के बारे में तो पता लग ही गया होगा, फिर भी हाल पूछने के लिए कॉल तक नहीं की। दिमाग इस दुश्मन जान की यादों से बाहर ही ना निकल पा रहा था। तभी कोई धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। मम्मी से कह दो अब सर में दर्द है, टांगों में मज़ीद मालिश की ज़रूरत नहीं। इसने अपनी दानस्त में नज़ीरा को मुखातिब किया। मम्मी ज़रा देर पहले कह कर गई थी कि वो मालिश के लिए नज़ीरा को भेज रही हैं। मम्मी की फर्मा बरदार नज़ीरा इसका इनकार सुनने के बावजूद इसके कदमों में बैठकर इसकी टांगें दबाने लगी थी। कलौन की मखसूस महक पर इसने पहले तो चौंक कर आंखें खोली, फिर जल्दी से अपने पाँव सुकेड़े। आप, ये तो वो मरकर भी नहीं सोच सकती थी कि सादोन अहमद यूँ इसे अपने कदमों में बैठा मिलेगा। लेने आया हूँ, धीरे से बोला। क्यों, फ्रीज़र खाली हो गया? रोशाने ने तंज किया। नहीं, मेरा घर और मेरा दिल दोनों तुम्हारे बिन बहुत उदास और खाली खाली हैं। सिर्फ एक बार माजी की तमाम तर कोताहियों पर माफ़ कर दो। मुस्तकबिल में कभी शिकायत का मौका ना दूंगा। वो फर्मा बरदारी की इंतहाओं पर था। तहरीम भाभी की खातिर आए हैं, बेफिक्र रहें, मेरी वजह से इन्हें कभी कोई तंगी या मुश्किल नहीं होगी। ना ही मेरा अपने घर वालों को कुछ बताने का इरादा है। आप लेने आ गए, आपका एहसान। मैं इसी को गनीमत जानकर आपके साथ चलने पर तैयार हूँ। खामखा की माफ़ी तलाफ़ी मत करें। थके थके से अंदाज में बोली थी। तहरीम की खातिर नहीं आया, अपनी खातिर आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरे माजी के रवैये के पेश नज़र तुम्हारा मुझ पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर यकीन कर सको तो कर लो। अब तुम्हें एक बदला हुआ सादोन अहमद मिलेगा जो अपनी बीवी को इसका जायज़ मुकाम और मर्तबा देगा, इसे टूट कर चाहेगा, बिना कहे इसकी हर ख्वाहिश हर फरमाइश पूरी करेगा।
सादून की समझ में ना आया कि मज़ीद किस तरह अपनी वफ़ाओं का यकीन दिलाएं। इस यू टर्न की वजह जान सकती हूँ, वाकई बेयकीन थी। अब माजी की हिमाकतों का बार बार तस्करा मत करो, कहा तो है अब एक वफाशार मोहब्बत करने वाला शौहर बनकर दिखाऊंगा। मुझे लगता है बुखार मेरे दिमाग को चढ़ रहा है। रोशान ने अपने पाँव पीछे खींच लिए थे। इस बेयकीनी ने सादून को नदामत के समंदर में गोताजन कर दिया। माफ़ कर दो मेरी जान, मेरी ज़िंदगी में आने वाली इतने उजले तन मन वाली लड़की मैं वाकई तुम्हारे काबिल नहीं। सादून ने इसे अपने साथ लगाकर सच्चे दिल से एतराफ़ और इकरार किया था। रोशान ने बहुत देर तक खामोश रही, फिर इसके सीने से लगे लगे ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। सादून ने इसे रोने दिया। इतने दिनों का दिल पर जमा गुबार था, इस गुबार का धुलना ही बेहतर था। वह हौले हौले इसका सर थपकता रहा था। कहाँ थे सादी, इतने दिनों से तुमसे राब्ते की कोशिश कर रही हूँ, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते। अंबर दनदनाती हुई किचन में ही चली आई थी। वह रोशाने के साथ मिलकर सब्जियों की कटिंग कर रहा था। अंबर को देखकर मुस्कुराया था। कहाँ हो ना यार, यहीं हूँ। अच्छा और फर्मा बरदार शौहर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और देखो, मैं जिसने सारी उम्र हिलकर पानी तक ना पिया, अब रोशाने की सोहबत में रहकर कितना सुघड़ हो गया हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। आज हम वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, साथ कीमा शिमला मिर्च भी। तुम भी खाना खाकर जाना। सादून ने इसे बड़ी फ़राक दिली से दावत दी। मैंने कोई खाना वाना नहीं है, तुम भी ये फजूल काम छोड़ो। हम अभी असजद की तरफ जा रहे हैं। कितने दिनों से फ्रेंड्स इकट्ठे मिलकर नहीं बैठे। वो किचन में रोशानी की मौजूदगी को कतई फरामोश करते हुए धौंस भरे अंदाज में सादून से मुखातिब थी। आज रोशानी जी ही जी में बिल्कुल ना किलस रही थी। मुतमईन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ थी। अरे छोड़ो यार, मेरा इस वक्त घर से निकलना तो दूर की बात, इस किचन से निकलने का भी मूड नहीं। छुट्टी का एक ही दिन तो होता है हम मियाँ बीवी के पास, और हम भी क्या, असजद फुरकान, अब सभी फैमिली वाले हैं। फारिग वक्त हर कोई अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता है। साल 6 महीने में फ्रेंड्स की गेट टुगेदर की और बात है, लेकिन हमें हर वीकेंड पर तो अपने फ्रेंड्स को डिस्टर्ब करना या दनदनाते हुए मुदाखलत करना जेब नहीं देता ना। वो बहुत सलीके स्वभाव से इसे कुछ समझाना चाह रहा था। अंबर तो इतनी कौन जहन ना थी जो बैन सतूर मफहूम ना समझ पाती। तुम दुनिया के आखिरी बंदे थे जिससे मैं ऐसी जन मुरीदी की तवक्को नहीं रखती थी। लगे रहो अपनी बीवी के साथ सब्जियां कटवाने में, मैं चलती हूँ। सादून इसकी बात सुनकर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। 100% सच कहा तुमने, मैं तो बिल्कुल मुरीद हूँ। अरे मैंने तो अपनी शादी की अगली सुबह अपनी बेगम के लिए नाश्ता बनाया था। मुझे लगता है कि शादी के वक्त ही अपने पर्स में कोई दम की हुई पुड़िया वगैरह लेकर आई थी। जाने क्या घोल कर पिला दिया मेरी मिसेज़ ने मुझे कि इसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। वो रोशानी को वालहाना निगाहों से तकते हुए बोला। अब अंबर में मज़ीद सुनने की ताब ना थी। दोनों को कहरबार निगाहों से घूरती बिना अलविदाई कलमात अदा किए वो वापसी के लिए मुड़ी। निगत खाला से कहूँगा तुम्हारे डैड से बात करें, अब तुम्हारी मंगनी को मज़ीद तूल मत दें। सब फ्रेंड्स में तुम ही सिंगल बची हो, इसीलिए बोर होकर इधर उधर जाती रहती हो। अब खाला को तुम्हारे हाथ पीले कर देने चाहिए। सादून ने इसके जाते जाते भी पीछे से हाँक लगाई थी। वह बिना मुड़े तन फन करती चली गई। सादून मुस्कुराया। निगत खाला की मजबूरी ना होती तो वो किसी और तरीके से इसका दिमाग ठिकाने लगाता। फ़िलहाल इस खुद पसंद लड़की के लिए इतना सबक ही काफ़ी था। खस कम जहाँ पाक, मैंने ड्राइंग रूम में बिठाने की इतनी कोशिश की, मगर अंबर बीबी तो दनदनाती हुई किचन में ही घुस गई। अज़रा ने बाहर से ही बावाज़े बुलंद तबसरा किया था। क्या कमाल का फ़िक्रा बोलती हैं अज़रा बीबी। वैसे रोशानी एक बात बताऊं, तुम पहली बार दनदनाते हुए मेरे दिल में कब घुसी थी। सादून ने इसकी जानिब झुककर सरगोशी की। रोशानी ने निगाहें उठाकर इसे देखा। शौहर से मोहब्बत की हिकायतें हर घड़ी हर पल सुनती थी, अब जाने मौसूफ क्या इंकिशाफ फरमाने लगे थे। तुम्हें पता है, मैं अंबर की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर था। मुल्की गैर मुल्की अदब पर पूरा अबूर हासिल था इसे। सादून बताने लगा। रोशानी के मुंह का जायका ख़राब हुआ। इजहार मोहब्बत के बीच अब अंबर कहाँ से टपक पड़ी थी। इसका तो तस्करा इन दोनों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल चुका था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं निगत खाला के घर गया तो अंबर अपने बरसों पुराने बूढ़े माली पर बुरी तरह बरस रही थी। और अगले दिन की बात है, ये अपनी अज़रा बीबी की कोई रग वगैरह चढ़ गई तो तुम इसके कदमों में बैठकर इसकी टांग अपनी गोद में रख कर जैतून के तेल की मालिश कर रही थी। मैं जानता था कि तुम खुद अदब की रसिया हो, लेकिन इस दिन मुझे अदराक हुआ कि इल्म और अदब जब तक आपके अखलाक को ना संवारे तो चाहे आप मुल्की गैर मुल्की अदब पर भरपूर अबूर भी हासिल कर लें, सब बेफ़ायदा है। बस इसी दिन तुमने मेरे दिल में घुस कर पहली घंटी बजाई थी। वो इतराफ़ कर रहा था। तौबा ए सादून, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हैं। मैं तो ये इजहार मोहब्बत किसी को सुना भी नहीं सकती।
आप इजहार मोहब्बत के बीच अज़रा की टांग ही ले आए हैं। रोशाने का चेहरा खिल उठा। हाँ तो क्या मैं इजहार मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि तुम दुनिया वालों को सुनाओ? ख़बरदार जो मेरी बातें कशफ को या किसी और को बताई। सादून ने इसे वार्निंग दी थी। रोशान ने मुस्कुराहट छुपाने की खातिर गर्दन ही झुका गई थी। सादून ने मोहब्बत पाश निगाह इस पर डाली और ख़ुद भी पूरे दिल से मुस्कुरा दिया था। इस कहानी का इख्तिताम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।